चलिए सभी बच्चों का स्वागत है आज के 67 नंबर टेस्ट पर। और बच्चे लोग आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बच्चे ये टेस्ट जो है आपके 67 नंबर टेस्ट जो डेली चलता है उसी का डिस्कशन है बच्चे। देखिए पहला प्रश्न पर हम आते हैं। कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चे, जो भी लाइव बच्चे हैं सभी बच्चों से आग्रह है कि कमेंट कीजिए बच्चे। यहाँ देखिए कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। अच्छा प्रश्न है बच्चे। कह रहा है कि लोलक घड़ी गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। तो लोलक घड़ी है बच्चे, तो लोलक घड़ी का आवर्तकाल याद रखना है। ये आपको पता ही होगा कि लोलक घड़ी का जो आवर्तकाल होता है यह दो कारकों पर निर्भर करता है। लोलक घड़ी का आवर्तकाल एकदम याद रखना बच्चे, का आवर्तकाल ये दो कारक पर निर्भर करता है। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, और आवर्तकाल दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन बच्चे? तो दो कारकों पर निर्भर करता है, टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। पहला क्या हुआ? तो ये हुआ लंबाई, है ना बच्चे, निर्भर करता है। तो यहाँ से ये ध्यान में रखना है, निर्भर करता है दो कारकों पर। पहला कारक आपको लंबाई है, लंबाई लेंथ बोलते हैं इसको, है ना, लेंथ है बच्चे, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल पर डिपेंड करेगा। दूसरा कारक है गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर। और ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो जी होता है बच्चे। तो टी बराबर क्या हुआ? टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। अब देखिए ये अगर गर्मी बढ़ेगा बच्चे तो आपको पता है कि लंबाई बढ़ जाएगी। तो गर्मी बढ़ेगा तो ठीक है, गर्मी जैसे ही बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा तो आपको पता है कि आपका लंबाई बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी। एकदम याद रखिएगा, घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। याद रखना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको ठंडा बढ़ेगा, ध्यान में रखना बच्चे, अगर आपको ठंडा बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ठंडा अगर बढ़ गया तो आपको पता है कि लंबाई आपको घट जाएगी, जिसकी वजह से ठीक है आपको आवर्तकाल का मान क्या होगा? घट जाएगा और घड़ी आपको तीव्र हो जाएगी। घड़ी जो है वो तीव्र, फास्ट हो जाएगी बच्चे, तीव्र हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपको पता होगा कि अगर ठीक है आपका एक और कंसेप्ट है कि जी का मान अगर क्या होगा? घट जाए तो आपको पता है आवर्तकाल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और बच्चे यहाँ भी घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। जैसे चंद्रमा पर ले गए, घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो चंद्रमा पर ले जाने पर घड़ी क्या होगा? आपको सुस्त हो जाती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वहां घटता है, आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। अब इस क्वेश्चन पर आइए बच्चे, आसान प्रश्न है, ठीक है, आसान प्रश्न हम लोगों ने इसको बना लिया। कैसे? तो आपको लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसलिए कि गर्मियों में दिन लंबे होते, गलत बात है। मैंने कहा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होगा? बढ़ जाता है, जिससे घड़ी क्या होगी? तो आपको सुस्त हो जाएगी। तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। एकदम याद रखना बच्चे, आवर्तकाल का मान बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई। और बच्चे यहाँ क्या होता है? तो यहाँ लीनियर एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन ड्यू टू ठीक है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बातें याद रखिएगा तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं बच्चे मेरे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों का गुड मॉर्निंग है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे। तो एकदम खूब अच्छे से देखिए प्रश्नों को, और बड़ा मजा आ रहा है बच्चे, बड़ा मजा आएगा बच्चे प्रश्नों को के हल करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए, दो समान द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 दिया हुआ बच्चे, तो उसके वेगों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो बच्चे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है कि ½ mv²। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, है ना। अब क्या कह रहा है कि ये देखिए द्रव्यमान आपको समान दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² हो गया। अगर v1 निकालें तो रूट अंडर क्या हुआ? ke हो गया। ये एक नंबर लिखिए। और दूसरा नंबर क्या हुआ बच्चे? v2 बराबर क्या हुआ? रूट अंडर, ठीक है, ke1 और यहाँ पर ke2 करते हैं। अब दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं बच्चे, अनुपात निकाल लीजिए। यानी v1/v2 बराबर क्या होगा? रूट अंडर ke1 अब बटा क्या? ke2 बच्चे, है ना। तो आपको अगर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात केवल आप निकाल लीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? वेगों का अनुपात निकल जाएगा। रूट अंडर ke1 ke1 बटा ke2 निकाल लेंगे। तो बच्चे गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या दिया हुआ? 4
2/9 का रूट अंडर। अब देखिए कितना सरल है, तो ये 2/3 आपको आ जाएगा आंसर बच्चे। तो 2:3। ध्यान में रखना है यहाँ पर बच्चे कि गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी, वह ठीक है क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, बचपन से ही पता है बच्चे कि p²/2m होता है। p यहाँ क्या है, तो p आपको संवेग है बच्चे, संवेग बहुत दिनों से आप जानते होंगे, ये संवेग का वर्ग बटा 2 गुना द्रव्यमान होता है। तो ये भी आपसे बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किस तरह से होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, संवेग के बढ़ने से क्या होगा। तो इस पर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं बच्चे रेगुलर वे में। अगर देखिए यहीं पर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाता, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता उसका क्या होता, संवेग अधिक होता। अगर यहीं पर क्या होता, संवेग समान होता बच्चे, तब क्या करते, तो काइनेटिक एनर्जी आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2m हो जाता। तो बच्चे ये ध्यान में रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग अधिक होगा, और किसी वस्तु का अगर आपको संवेग समान है और बच्चे द्रव्यमान जिसका कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इस कंसेप्ट पर बार बार क्वेश्चन आपको पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है, कोई बात नहीं है, उसे समान दर पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट यहां फैक्टर है बच्चे, कौन दर पर, तो समान दर पर, ध्यान में रखिएगा, समान दर पर, यानी रेट समान कर रहे हैं, पर वाष्प भरी जाती है। तो पात्र में दबाव, बच्चे आपको पता होगा आपका जो नियम है, कौन सा नियम, तो बच्चे आइडल गैस इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, आइडल गैस इक्वेशन का हम समीकरण यूज कर रहे हैं। यहां देखिए आइडल गैस इक्वेशन का समीकरण यूज कर रहे हैं, और यह समीकरण क्या कहता है, समीकरण कहता है कि पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी। ध्यान में रखिएगा, पीवी बराबर एनआरटी। अब देखिए बच्चे, समान दर पर वाष्प भरी जाती है, यानी आपको समान दर पर ध्यान देना है, इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समान दर पर वाष्प भरी जाती है, समान दर पर वाष्प भरी जाती है, एकदम समझिए इसको, वाष्प भरी जाती है। तो जैसे ही समान दर पर वाष्प भरेंगे क्या होगा बच्चे मेरे, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका, तो वाटर मॉलिक्यूल्स या जो भी कहिए, इसका मान आपको क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसका, तो बच्चे वाष्प का। ये क्या होगा, तो आपको समान दर पर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान में रखना बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपको यहां पर क्या होगा, तो आपको काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। याद रखना बच्चे, काफी ज्यादा यहां पर क्या होगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बहुत अच्छी बात है बच्चे, है ना। तो जैसे ही समान दर पर वाष्प भरी जाती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा। तो बच्चे ये देखिए, एन का मान आपको क्या होगा, बढ़ गया, तो पी का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एकदम याद रखना, पी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी आपको जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको दाब का मान प्रति इकाई क्षेत्रफल पर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब आते हैं प्रश्न पर बच्चे, कह रहा है कि एक बंद पात्र में आरंभ में खाली किया जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और जब इसमें समान दर पर वाष्प भरी जाती है, ये देखिए वाष्प भर रहे हैं बच्चे, है ना, तो वाष्प क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प होता है बच्चे जनरली, है ना। कह रहा पहले बढ़ता है फिर घटता है, कोई मतलब ही नहीं है इस ऑप्शन का बच्चे। मैंने क्या कहा कि समान दर पर जब आप भरेंगे तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो निरंतर बढ़ता है, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, निरंतर बढ़ता है, क्योंकि यहां रेट को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रेट पर वाष्प को भरते ही जा रहे हैं बच्चे। तो ये क्या होगा, तो निरंतर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N होता है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उतना ही दाब का बढ़ेगा। यहां पर कहीं भी आपको, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला कंसेप्ट नहीं यूज करना है बच्चे, घनत्व का कोई कंसेप्ट यहां पर यूज नहीं होगा, यानी पहले बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है, ये सब कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा बच्चे। तो याद रखिएगा कि आपको केवल क्या होगा कि निरंतर बढ़ता है, क्योंकि ठीक है आपको आइडल गैस इक्वेशन से जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे, बराबर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा और फंसना नहीं है, और हर प्रश्न का मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं और उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है बच्चे, एकदम याद रखिएगा। ये नहीं है कि ठीक है आप क्या कीजिए कि बिना कंसेप्ट के कोई क्वेश्चन बनाइए। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, कपड़ा को सुखाने के लिए ठीक है आपको अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है।
तो बच्चे कपड़ा कब जल्दी सूखेगा, है ना, कपड़ा जल्दी सूखेगा। देखिए इसका कंसेप्ट क्या कहता है, तो इसका कंसेप्ट कहता है भाई मेरे कि कपड़ा जल्दी सूखेगा, यानी वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। कपड़ा जल्दी सूखेगा, कब सूखेगा भैया मेरे, जल्दी सूखेगा। तो जल्दी सूखे तभी सूखेगा जब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, एकदम याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको जैसे ही वाष्पीकरण की दर अधिक होगी कपड़ा जल्दी सूखेगा। कब सूखेगा भाई मेरे, ठीक है, इसके लिए आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया, जब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। वाष्पीकरण की दर जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वाष्पीकरण की दर जितनी ज्यादा होगी उतना ही जल्दी आपको कपड़ा सूखेगा। ये कंसेप्ट है बच्चे। अब क्या है, तो ये वाष्पीकरण की दर कब अधिक होती है, तो जब बच्चे तापमान अधिक होगा। ध्यान में रखना है, तापमान अधिक तो वाष्पीकरण की दर अधिक। पहला कंसेप्ट हो गया बच्चे, है ना, जितना अधिक तापमान होगा उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण की दर होगी। दूसरा कंसेप्ट कहता है क्या बच्चे, कि तापमान अधिक हो गया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या कहता है कि वायु की तीव्रता, याद रखिएगा, वायु की गति जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, ये जो है वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। और तीसरा बच्चे याद रखना है, बराबर आपको क्वेश्चन पूछता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कपड़ा जितना अच्छा से फैला होगा, है ना, जितना ज्यादा फैलाएंगे बच्चे उतना ही जल्दी से वो सूखेगा। यानी इतना कंसेप्ट, तापमान को अधिक होना चाहिए, वायु की गति तीव्र होनी चाहिए और पृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और बच्चे आपको एक और कंसेप्ट याद रखना, आर्द्रता। आर्द्रता का मान जो है कम होना चाहिए बच्चे, कम, जितना कम आर्द्रता होगा उतना ही जल्दी कपड़ा सूखेगा बच्चे, यानी आर्द्रता का मान कम होनी चाहिए। याद रखना बच्चे, ये चार कंसेप्ट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन, तो बच्चे तापमान, वायु की गति, पृष्ठ क्षेत्रफल, आर्द्रता। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, ये चार कंसेप्ट आपको बड़ा महत्वपूर्ण है और बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा बच्चे, है ना। तो अब देखिए क्या हो गया आंसर बच्चे, आंसर क्या होगा, है ना, ध्यान देना है भाई मेरे। क्या क्या बात मैंने किया, तो प्रबल वायु, वायु जितना तेज होगा उतना ही ज्यादा आर्द्रता होगी बच्चे, है ना, और उतना ही जल्दी कपड़ा सूखेगा। उच्च आर्द्रता नहीं बच्चे, मैंने कहा आर्द्रता का मान कम होना चाहिए, तो यहां देखिए ये काट दिए, उच्च आर्द्रता नहीं, उच्च ताप एकदम सही है, ठीक है बच्चे। शुष्क वायु एकदम ये भी सही है, क्योंकि शुष्क वायु में आर्द्रता का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये देखिए कंडीशन क्या हुआ है, 1, 3 और 4, तो आंसर हमारी सी नंबर बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ा जल्दी सूखेगा, इसके लिए वाष्पीकरण की दर अधिक होनी चाहिए, तो तापमान, वायु की गति, पृष्ठ क्षेत्रफल और आर्द्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे, है ना, जो आपको वाष्पीकरण को क्या करता है, तीव्र करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कहा समुद्र नीला प्रतीत होता। अच्छा प्रश्न है बच्चे, रेगुलर में पूछे जाने वाला प्रश्न है और बराबर आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा, है ना। तो जब पूछेगा इस तरह का प्रश्न तो हमको इसको क्या करना चाहिए, इसके कंसेप्ट पर बात करना चाहिए बच्चे, है ना। क्या कंसेप्ट कहता है बच्चे, समुद्र नीला होता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि समुद्र के नीले होने का जो ठीक है कारण है वो क्या होता है। ये देखिए कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या कहता है, तो इसका कंसेप्ट भैया मेरे कहता है कि देखिए एक वैज्ञानिक है, नाम है रेलिग, याद रखना बच्चे, रेलिग साहब हैं, रेलिग ने क्या कहा, तो रेलिग ने कहा कि देखिए कि प्रकीर्णन, एक वर्ड यूज करते प्रकीर्णन को बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, स्कैटरिंग कहते हैं। और इन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, किसी तरंग का जितना अधिक ठीक है तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही कम उसका बिखराव होगा या प्रकीर्णन होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, मैंने क्या कहा कि रेलिग साहब बोल रहे हैं कि देखिए ठीक है जल बूंदों, ध्यान में रखिए बच्चे, जल बूंदों और ठीक है, और बच्चे जल बूंदों और ठीक है किसके द्वारा, तो जल बूंदों और धूलकणों द्वारा। धूलकण मतलब क्या हुआ, तो डस्ट पार्टिकल्स बच्चे, धूलकणों द्वारा, है ना, धूलकणों द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन। याद रखिए बच्चे, सर्वाधिक प्रकीर्णन क्या होता है, तो सर्वाधिक प्रकीर्णन, है ना, सर्वाधिक प्रकीर्णन ठीक है किसका, तो नीले रंग का होता है। याद रखना बच्चे, नीले रंग का होता है। ये कहा किसने, तो ये कहा रेलिग साहब ने। ध्यान में रखना बच्चे, रेलिग महोदय का ये कंसेप्ट है ना, कि ये इसके द्वारा सबसे अधिक होगा। और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, आप सभी बच्चे कई बार जानते होंगे, कई बार पढ़े भी होंगे कि स्कैटरिंग का फॉर्मूला क्या दिया, तो स्कैटरिंग का फॉर्मूला है ये देखिए, प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या बच्चे, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आपको तरंग दैर्ध्य, ये देखिए तरंग दैर्ध्य, ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का
टू द पावर 4 बच्चे, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, तो ये भैया तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं, तरंग दैर्ध्य का। और बच्चे अब क्या हुआ, एक और कंसेप्ट है प्राथमिक रंग। याद रखना बच्चे, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग में क्या होगा, तो प्राथमिक रंग में आपको पता है RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू होता है। और रेड ग्रीन ब्लू में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका, तो ब्लू रंग का होता है, ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा, तो लाल रंग का होता है बच्चे। अब आइए प्रश्न पर, कह रहा है कि अधिक गहराई के कारण, गलत बात है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। एकदम मैंने ये कहा बच्चे, किसके द्वारा है, रेलिक साहब के द्वारा। रेलिक साहब ने क्या कहा कि देखिए आकाश में क्या होगा, जल के कणों द्वारा अत्यधिक मात्रा में किसका प्रकीर्णन होता है, तो जल बूंदों द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, तो बच्चे नीले रंग का होगा। यहां देखिए स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे अधिक होगा नीले रंग का। यानी स्कैटरिंग का मतलब हुआ बिखराव, बिखराव का मतलब हुआ चारों तरफ फैल जाना। तो किस रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा बच्चे, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन याद रखना है, स्कैटरिंग जो है वह नीले रंग का होता है बच्चे, है ना, क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये ध्यान में रखिए, प्राथमिक रंगों की बात कर रहे हैं बच्चे, है ना। तो आपको एकदम याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर होगा। और कंसेप्ट क्या हुआ, तो कंसेप्ट ये मैंने बताया कि रेलिक के अनुसार जलबूंदों और धूलकणों द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन नीले रंग का। ऐसे होना चाहिए था किसका, बैगनी रंग का होना चाहिए था, लेकिन जलबूंदों द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का हो रहा है, तो नीले रंग का होगा। दैट्स व्हाई आपको क्या हुआ, आकाश नीला दिखता है। चलिए बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन तीन अन्य की तुलना में सूर्य की रोशनी परावर्तित अधिक करता है। बच्चे बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना है कि बर्फ जो है, ताजा बर्फ, याद रखिए ताजा बर्फ, ध्यान देना बच्चे, ताजा बर्फ। ये देखिए सूर्य का परावर्तक कौन, सूर्य के प्रकाश की किरणों का सर्वाधिक। ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट कह रहा है देखिए सूर्य के प्रकाश का परावर्तक कौन सबसे ज्यादा होगा, सूर्य के प्रकाश का परावर्तक। याद रखना बच्चे, प्रकाश का परावर्तक सबसे अधिक कौन होगा, तो ये देखिए परावर्तक सबसे अधिक होगा। ध्यान में रखिएगा बच्चे मेरे, सबसे अधिक परावर्तक होता है बर्फ बच्चे, है ना, ताजा बर्फ, ताजी बर्फ, है ना, ताजी बर्फ। ये कितना परसेंट सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है, तो ये देखिए परसेंटेज किसका, तो प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का। याद रखना बच्चे, प्रकाश की किरणों का कितना परावर्तन करेगा बच्चे, तो किरणों का। तो ये प्रकाश का परावर्तन करेगा। याद रखना है कि यह जो है केवल 7% एब्जॉर्ब करता, अवशोषित, है ना, और 93% भाग जो है ये क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ध्यान में रखना बच्चे, 93% भाग क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। दूसरे स्थान पर आते हैं कौन, तो बच्चे स्थल भाग। याद रखिएगा, स्थल भाग आता है ना। ये क्या करता है कि अपने पर गिरे प्रकाश की किरणों का लगभग, ये देखिए 93% ये क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। केवल 7% ये एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ध्यान में रखना बच्चे, केवल 7% ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा। बाकी 93% भाग जो है इसका परावर्तन कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है बच्चे, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब आते हैं स्थल भाग। स्थल भाग जो है बच्चे लगभग आपको 55% के आसपास ये क्या करता है कि आपको परावर्तित करता है। 45% भाग ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा, है ना। रेत का रेगिस्तान बच्चे, रेत का रेगिस्तान सबसे ज्यादा क्या करता है कि उष्मा को ग्रहण करेगा और उसको परावर्तित कर देता है। ध्यान में रखिए, तुरंत परावर्तन उसका कर देता है। और कहा जाता है कि आपको जो रेत है लगभग 35% के आसपास जो है वह ठीक है अवशोषित करेगा, बाकी 65% के आसपास वो परावर्तन कर देगा बच्चे, है ना, ध्यान में रखना। और सबसे अधिक कौन करेगा, सबसे अधिक जो है आपको सूर्य के गिरने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। ध्यान में रखिएगा, ये पेड़ पौधे बच्चे, पेड़ पौधे याद रखना है। ये पेड़ पौधे जो है लगभग ठीक है 93% भाग, यहां देखिए 93% भाग ये 93% भाग अवशोषित करेगा। ध्यान में रखिए, अवशोषित करेगा और 7% का परावर्तन करता है, केवल और केवल 7% का परावर्तन करता है। ध्यान में रखना बच्चे, 7% का क्या करेगा, परावर्तन करेगा। और यहां क्या कर रहा है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, 93% का परावर्तन कर रहा है, केवल 7% अवशोषित करता है। उल्टा है बच्चे पेड़ पौधे में, है ना। और पेड़ पौधे क्या करता है कि केवल 1% का क्या करता है, तो आपको उपयोग करता है अपने कार्यों में। ध्यान में रखना बच्चे, है ना। ये देखिए ठीक है। अब क्या हुआ, तो
तो बच्चे रेत का रेगिस्तान, गलत बात है ना। हमने क्या कहा कि लगभग 35% का ये क्या करेगा, आपको क्या बोलते हैं, अवशोषण करेगा, 65% का ये परावर्तन करेगा। धान के खेत की भूमि, तो बच्चे ये ज्यादा अवशोषित करता है, परावर्तित कम करता है। ताजा बर्फ, याद रखना है, केवल ये 7% का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। 93% भाग का क्या कर देता, परावर्तन कर देता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ताजा बर्फ से ढकी भूमि ये सबसे ज्यादा रोशनी का परावर्तन करता है। कौन, तो ताजा। इसीलिए देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर बर्फ जमी हुई, वो जमी ही रहेगी बच्चे। क्यों, क्योंकि वो सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तक होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे, बराबर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है ना बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 93% का परावर्तन करता है। तो बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक प्रकाश के किरणों का परावर्तक कौन होता है, तो बच्चे आपको ताजा बर्फ होता है। अगली बात करते हैं बच्चे, कारण जीवाणु के निराकरण के लिए किस प्रकाश किरणों का प्रणाली के अंदर विकृत प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। तो बच्चे जीवाणुओं को मारने के लिए आप पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करते हैं। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करेंगे। पराबैंगनी विकिरण ध्यान में रखना बच्चे, बड़ी अच्छी बात है पराबैंगनी विकिरण। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि इसका उपयोग आप किसमें, बहुत सारे कामों में करते हैं। सबसे पहले जल शुद्धिकरण में, याद रखना बच्चे, जल शुद्धिकरण में आप पराबैंगनी किरण का उपयोग करते हैं, है ना। फिर देखिएगा कि स्टरलाइज में, याद रखना बच्चे कि स्टरलाइजेशन में, ठीक है, स्टरलाइजेशन में यानी आपको जो सर्जिकल एपरेटस होता है उसको क्या करने में, तो बच्चे उसको स्टरलाइज करने में, याद रखना, स्टरलाइज करने में, स्टरलाइज है ना, स्टरलाइज करने में, यानी बहुत सारे जो कपड़े उपड़े होते हैं जो मरीजों का यूज होता है या सर्जरी में जो इक्विपमेंट्स होता है उसको स्टरलाइज करने में, है ना, हम क्या करते हैं इसमें, तो पराबैंगनी किरण में लगभग, ठीक है, 8 से 10 मिनट तक इसको रखा जाता है ना। आपको क्या होगा, जितने भी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी है उस पर लगा हुआ सर्जिकल एपरेटस पर, तो वो दूर हो जाएगा बच्चे। तो स्टरलाइज करने में ये हो गया। तीसरी बात याद रखिएगा, पराबैंगनी विकिरण का हम उपयोग करते हैं किसमें, तो डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, ओरिजिनलिटी का पता लगाने में बच्चे। डॉक्यूमेंट्स यानी आपको जो आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह है, सर्टिफिकेट्स की सत्यता की जांच में बच्चे, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है ये पता लगाने में। सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट की जांच में बच्चे, मुद्रा की जांच में, है ना, मुद्रा जो है आपका ओरिजिनल है या नहीं उसकी जांच में, मुद्रा की जांच में, ये सब जांच में आपको इसका यूज करते हैं बच्चे, बहुत बृहद पैमाने पर, ठीक है, मुद्रा की जांच में, एकदम याद रखिएगा, इन सब में हम इसका उपयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, याद रखना बच्चे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो जीवाणु, तो ये तो आंसर तो ये हो गया पराबैंगनी विकिरण। और पराबैंगनी विकिरण मैंने कई बार बताया है कि देखिए यूवी रे जो होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है, ए, बी और सी होता है बच्चे। ये ओजोन परत इसको अवशोषित नहीं करता। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से पराबैंगनी किरण को ओजोन परत अवशोषित नहीं करता है, तो ए। कौन सा पराबैंगनी किरण को आंशिक रूप से ओजोन परत अवशोषित करता है, तो बी। और बच्चे किसको पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, तो बच्चे आपको सी नंबर याद रखना है, ठीक है। ओजोन परत अवशोषित करता है, ध्यान में रखिए बच्चे, ओजोन परत, है ना, परत किसको पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेगा, पूर्णतः अवशोषित, याद रखिए, पूर्णतः अवशोषित। तो केवल और केवल सी को पूर्णतः अवशोषित करता, बाकी बी को आंशिक, और बच्चे ए को जो है, ठीक है, अवशोषित नहीं कर पाता है ओजोन परत बच्चे। तो पूर्णतः अवशोषित केवल सी है ना बच्चे, और हानिकारक भी केवल सी ही होता है, काफी डेंजरस होता है बच्चे। कौन, सी। बी भी हानिकारक होता है। यहां देखिए अवरक्त विकिरण, ये क्या करता है, माध्यम में गर्मी उत्पन्न करेगा बच्चे। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि माध्यम में गर्मी कौन उत्पन्न करेगा, माध्यम में गर्मी उत्पन्न करने का काम करता है आपको अवरक्त किरण। और एक्स किरण क्या काम करेगा बच्चे, तो एक्स किरण का हम बहुत सारा यूज करते हैं, है ना, आपको जनरली, ठीक है, आपको मेडिकल डायग्नोसिस में, है ना, मेडिकल डायग्नोसिस में भी इसका बहुत बृहद पैमाने पर यूज होता है। अब सबका देखिए खोज करता, तो बच्चे एक्स किरण रोंटेजन ने इसकी खोज की। अवरक्त किरण के विषय में अगर बात करेंगे तो हर्सेल ने इसकी खोज की, और पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने की थी। तो बच्चे ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, और मजेदार है बच्चे। चलिए अगली बात करते हैं।
अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न पर बात करते हैं बच्चे। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। तो बच्चे आपको पता है, मैंने बताया कि सरल लोलक, ध्यान में रखिएगा, आज पहला ही क्वेश्चन शायद यही था, सरल लोलक। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है बच्चे मेरे, लोलक, ठीक है, कल सरल लोलक, तो टी समानुपाती होता है रूट अंडर एल के, पहली बात है ना, टी समानुपाती होगा 1/√g के, ये दूसरी बात। तो ये दोनों चीज आपको देखनी चाहिए कि लंबाई बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। तो बच्चे अगर 4 गुना हो गया, ध्यान में रखना बच्चे, अगर 4 गुना आपको हो गया कौन, लंबाई, तो आपका आवर्तकाल 2 गुनी होगी। तो बच्चे यहां देखिए, ठीक है, लंबाई को क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको आवर्तकाल क्या होगा, 2 गुना होगा, क्योंकि रूट अंडर एल में है बच्चे। मान लेते हैं कि ये देखिए, सब ऑप्शन पुट कर लीजिए, लंबाई 2 गुनी होती तो रूट अंडर 12 गुना हो जाता आवर्तकाल बच्चे, है ना। अगर आपको क्या होता है तो बच्चे, ठीक है, लंबाई द्रव्यमान से कोई लेना देना ही नहीं है ना, 2 गुनी होती तो आवर्तकाल क्या हो जाता, तो रूट अंडर 2, ठीक है, पहले के आवर्तकाल का गुणनफल हो जाता है बच्चे। लंबाई 4 गुनी तो आवर्तकाल क्या होगा, 2 गुनी हो जाएगी। आसान प्रश्न है बच्चे, बराबर ये प्रश्न आपको पूछता है और फंसना भी नहीं है इसमें हमको, तो आसान प्रश्न है। चलिए, तो ध्यान में रखना है आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्योंकि बच्चे स्टील जो है, ठीक है, स्टील जो है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, स्टील किसका बना होता है, पहले तो ये जान लीजिए। तो बच्चे स्टील जो है, आपको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टील, ठीक है, बना किसका होता है, तो भाई मेरे ये बना होता है लोहा और कार्बन का, है ना। और कार्बन का भी परसेंटेज फिक्स है बच्चे, कितना, तो ये होना चाहिए 0.5 से, ठीक है, 1.5% के आसपास आपको कार्बन होता है जनरली इतना कार्बन होना चाहिए, है ना बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। कह रहा चुंबकित करना, बच्चे स्टील जो है, इसका जो है धारण क्षमता या रिटेंटिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये काफी ज्यादा होता है। यानी ठीक है, स्टील के डोमेन को, बच्चे कोई भी पदार्थ क्यों आपको चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि उसमें डोमेन होता है, ध्यान में रखना है, ये डोमेन है, डोमेन। अब आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर डोमेन क्या होता है, तो बच्चे डोमेन होता है परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह होता है। और एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का समूह को हम क्या कहते हैं, तो डोमेन कहते हैं बच्चे। लौह चुंबकीय पदार्थ में या चुंबकीय पदार्थ में परमाणुओं का समूह आपको डोमेन कहलाता है, एकदम ध्यान में रखना है। परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा, तो यह डोमेन कहलाता है, महत्वपूर्ण है बच्चे, यह डोमेन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं, कहलाता है। और ये डोमेन कितना होता है बच्चे, एक डोमेन में, याद रखिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछेगा, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 10⁻18 से लेकर के 10⁻21, है ना। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 परमाणुओं की संख्या होती है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, परमाणुओं की संख्या होती है, ये ध्यान में रखिएगा, बड़े बहुत ज्यादा पूछता है, संख्या होती है ना। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा कि स्टील में जो डोमेन है ये काफी पावरफुल है बच्चे, काफी पावरफुल। तो इसको क्या करना, तो इसको जो है एक दिशा में संरेखित करना बड़ा कठिन होता है ना, जिसकी वजह से इसकी धारण क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चे, काफी ज्यादा इसका क्या होगा, धारण क्षमता इसमें हो जाएगी, ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। हाई रिटेंटिविटी पावर इसमें हो जाएगा, है ना। तो ये डोमेन आपको आसानी से, ठीक है, नहीं आप संरेखित कर सकते, एक दिशा में नहीं कर सकते, इसीलिए इसको चुंबक बनाना बड़ा कठिन हो जाता है बच्चे, है ना। अगर एक बार चुंबक बन गया तो फिर, ठीक है, इसको विचुंबित करना, ठीक है, डीमैग्नेटाइज करना बड़ा कठिन होगा। यानी ये आपको क्या कहिए, अस्थायी चुंबक बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे। यानी आपको स्टील जो है उसका उपयोग आप किसमें करते हैं, तो बच्चे स्टील का उपयोग आप लोग करते हैं, ठीक, क्या बनाने में, तो बच्चे मेरे याद रखना है, इसका उपयोग करते हैं अस्थायी चुंबक में, ठीक है, अस्थायी चुंबक में। कहने का अर्थ है कि एक बार अगर इसको हम, ठीक है, चुंबकित कर दी, किसी तरह से, किसी मेथड का यूज करके हमने चुंबकित कर दिया, तो फिर इसको विचुंबित करना यानी डीमैग्नेटाइज करना बड़ा कठिन होता है। जबकि कच्चा लोहा अगर होता है तो उसको, ठीक है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना बहुत आसान होता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि आपको इसका धारण क्षमता यानी, ठीक है, हाई कैरिंग कैपेसिटी होता है बच्चे, यानी इसमें डोमेन जो है वो काफी पावरफुल होता है, जिसकी वजह
वजह से, ठीक है, उसको एक दिशा में संरेखित कर पाना, ठीक है, आपको बड़ा कठिन हो जाता है। याद रखिए, इसीलिए इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। यानी एक बार अगर चुंबक बन गया तो फिर उसका चुंबकत्व कभी समाप्त नहीं होगा बच्चे, और ठीक, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चुंबकीय गुण रहेगा ही रहेगा बच्चे। तो ध्यान में रखना है कि स्टील का उपयोग आप किसमें करते हैं, तो अस्थायी चुंबक के निर्माण में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डोमेन होता है वो काफी पावरफुल होता है, और यानी उसकी धारण क्षमता काफी अधिक होगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, चलिए ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बराबर पूछता है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट लैंप को अधिमान दिया जाता है, क्यों? तो बच्चे बिजली का बल्ब, ये बिजली का बल्ब है, ध्यान में रखिएगा, बिजली का बल्ब है ना, और आप सभी बच्चों को पता है ना, कि इसमें हम क्या करते हैं, तो टंगस्टन का फिलामेंट का यूज करते हैं, है ना, ये ध्यान में रखिए बच्चे, टंगस्टन के फिलामेंट का यूज करते हैं, और इसमें ऑर्गन गैस या इसमें आप यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस, है ना, कभी कभी इसमें नियोन गैस का भी यूज किया जाता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी गैस का यूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीकरण को घटाता है, यानी जल्दी आपको टंगस्टन को ऑक्सीकृत नहीं होने देगा। याद रखना है, टंगस्टन का फिलामेंट है इसमें। किसका फिलामेंट है भैया? तो टंगस्टन का फिलामेंट का प्रयोग हम लोग यहां करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ना, बराबर ये क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, मेरी बात समझिएगा, क्यों, ठीक है, आपको अधिमान दिया जाता है। ये ट्यूब है बच्चे, ये क्या है, आपका ट्यूब है, और जैसे ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब में याद रखिएगा कि ये क्या होगा, तो बच्चे यहां लगा हुआ है आपको बेरियम सल्फाइड का आपको इलेक्ट्रोड लगा होता है। ध्यान में रखना बच्चे, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ बेरियम सल्फाइड के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, सल्फाइड। और इसमें जो सतह क्षेत्र होता है भाई मेरे, सतह क्षेत्र ये काफी बड़ा होता है। और इसमें किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो फ्लोरोसेंट पदार्थ का यूज करेंगे, आर्गन प्लस मरकरी के वाष्प का प्रयोग यहां पर किया जाता है बच्चे, वाष्प का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए, ये जो है आयनीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, आयोनाइजेशन, यानी आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि यह आपका ट्यूब जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह ठीक आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान में रखना बच्चे, आयनीकरण के सिद्धांत पर आधारित है ना, सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? तो बच्चे सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको होता क्या है कि इसमें जो मरकरी और आपको आर्गन का जो वेपर यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, तो बच्चे वह जो है, ठीक है, आपको ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के कारण वह क्या करेगा, तो आपको आयनित होगा। आयनित होने के कारण यह जो है पहले आपके सरफेस को हिट करेगा, और हिट करेगा बच्चे तो यहां से कौन सा किरण उत्पन्न होगा, तो पहले यूवी रेज। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ट्यूब में पहले कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो पराबैंगनी किरण, और उसके बाद आपको कौन सा, तो बच्चे विजिबल रेज उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान में रखनी है बच्चे। तो मैं क्या बता रहा हूं कि बेरियम सल्फाइड के इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, आर्गन और मरकरी के वाष्प का प्रयोग करते हैं, यह आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट, यह लगभग 65% आपको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जबकि आपका बल्ब जो है लगभग आपको 25 से 35% विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें करता है, तो प्रकाश ऊर्जा में करता है। अब देखिए, अब इस पर आते हैं बच्चे, है ना। अब ऑप्शन पकड़ते हैं, क्या है ऑप्शन, तो एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब, है ना बच्चे, फ्लोरोसेंट ट्यूब, याद रखना बच्चे, फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, यानी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन देते हैं, ज्यादा यूज करने का उसका तरीका यूज करते हैं बच्चे। इसमें प्रकाश विसरित करने हेतु अधिक बाह्य सतह होता है, ये मान सकते हैं, लेकिन ये कारण है नहीं बच्चे, है ना। फिर क्या कारण है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं होता, ये गलत बात है बच्चे, प्रभाव होता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, मान सकते हैं बच्चे, मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तित होता नहीं है ना। ये कितना होगा, तो बच्चे बल्ब में आपको मैंने बताया 25 से 35%, जबकि आपके किसमें, तो ट्यूब में लगभग 65%, है ना बच्चे। तो पूर्ण रूप से तो परिवर्तित होने, लगभग पूर्ण रूप से तो लगभग भी नहीं है बच्चे, है ना। तो इसको मान सकते हैं कि चलिए ये आंसर है आपका, है ना। जब नहीं कुछ तो ठीक है, इसको आप आंसर ले सकते हैं इसको, है ना। लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए बच्चे, है ना। तो ये आप यही आंसर मारिएगा और बोर्ड यही आंसर आपको देगा बच्चे। पूर्ण रूप से तो कोई बात ही नहीं, लगभग पूर्ण, हाँ ये अगर ठीक है 90-95% होता तब हम मान लेते कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक ऊर्जा का जो है ना परिवर्तन जो है वो प्रकाश ऊर्जा में कर दे रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं बच्चे, इसीलिए इसका आंसर आप ई नंबर मारिएगा, है ना। ई नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना।
चलिए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक ब्रीडर रिएक्टर हुआ है बच्चे। ब्रीडर, मैंने पिछले क्लास में या कहीं एक क्वेश्चन आया था बच्चे, इधर हाल के डिस्कशन में मैंने बताया था कि देखिए ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है। तो ब्रीडर रिएक्टर ध्यान में रखिए बच्चे। तो ब्रीडर रिएक्टर, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ब्रीडर रिएक्टर कहते किसको है भाई मेरे। जैसे ब्रीडर रिएक्टर आएगा तो दो बातें। पहली बात क्या बच्चे कि इसमें जितने ईंधन का प्रयोग करते हैं, इसमें याद रखो बच्चे, इसमें जितना ईंधन का प्रयोग करते हैं, जितना ईंधन का प्रयोग करते हैं, ईंधन का प्रयोग करते हैं, याद रखना बच्चे, प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा उत्पन्न होता है। प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा उत्पन्न होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। करते हैं उससे ज्यादा उत्पन्न होता है, ये पहला कंसेप्ट है, उससे ज्यादा उत्पन्न होता है ना, ये महत्वपूर्ण है बच्चे, उत्पन्न होता है। चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि 1 kg यूज कर रहे हैं तो उससे ज्यादा 1.25 kg उत्पन्न हो जाएगा बच्चे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात क्या कि शीतलक, शीतलक, शीतलक की बात करें बच्चे, शीतलक, शीतलक, शीतलक में यानी कूलेंट में, इसमें याद रखिएगा द्रवित सोडियम का प्रयोग करते हैं। कूलेंट, COOLANT है ना बच्चे, कूलेंट में। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे तो कूलेंट में, याद रखिएगा इसमें कूलेंट में, शीतलक में हम यूज करते हैं द्रवित सोडियम का, यानी लिक्विड सोडियम का यूज होता है ना। इसमें आपको जो है ये ट्रिगर मटेरियल के रूप में फास्ट न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ठीक है तीव्र गति न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं, इसमें तीव्र गति न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, तीव्र गति न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। किसका प्रयोग करेंगे, तीव्र गति न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं, है ना। और इसमें जो आपको ईंधन है ईंधन में किसका प्रयोग करेंगे तो बच्चा मेरे ईंधन में, याद रखिएगा ईंधन में हम यूज करते हैं ठीक है 2 चीज का, एक तो यूरेनियम ठीक है 238, ध्यान दीजिए बच्चे, और दूसरा आपको थोरियम 234 का प्रयोग करते हैं। यानी यूरेनियम और थोरियम के मिश्रण का यूज इसमें ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। अब फिर से आ रहे हैं, इसमें जितना ईंधन का प्रयोग करेंगे उससे ज्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, शीतलक में द्रवित सोडियम का प्रयोग करते हैं, इसमें तीव्र गति न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको अटैक करने के लिए, किसको, भारी नाभिक को। तो अब देखिए पकड़िए, जिसे विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, गलत बात है। विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता तो होती ही होती है बच्चे। जो केवल हेवी वाटर का प्रयोग करता है, गलत बात है। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है ना बच्चे। जलाता है नहीं, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, विखंडन होता है बच्चे, विखंडन हो रहा है, जला तो रहा ही नहीं बच्चे। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस मोर फिसाइल मटेरियल देन इट बर्न्स, है ना बच्चे। तो यहां देखिए कि जो विखंडन, मान सकते हैं इसको, मान लीजिए जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है ना। ये वाला लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चे यहां पर, है ना। तो बर्न नहीं होता है, यहां क्या होता है, विखंडित होता है ना। ये देखिए आंसर, इसको मारिए सी नंबर को, है ना बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, विच प्रोड्यूसेस मोर फिजनेबल मटेरियल। अगर इसका ये लाइन हम खत्म कर देते हैं ना, है ना बच्चे, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछिएगा कि भारत में क्या सर ब्रीडर रिएक्टर है, तो हाँ बच्चे भारत में ब्रीडर रिएक्टर है। कौन है तो बच्चे, पहला ब्रीडर रिएक्टर भारत का है, उसका नाम है क्या तो कामिनी। याद रखना, भारत का पहला FBR, याद रखिए बच्चे, पहला FBR कौन है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये कामिनी कहा जाता है। आप पूछ सकते हैं कि सर कामिनी का फुल फॉर्म क्या है, तो कल्पक्कम मिनी रिएक्टर नाम है बच्चे, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर इसका नाम है ना, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर इसको कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, तो इसीलिए स्पष्ट एकदम बतला दिए हैं हम आपको। ठीक है, आप पकड़ना है डी और ई में, है ना। ये देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है बच्चे, चुंबकीय बल रेखाएं ध्यान में रखिएगा। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। पहली तो बात जान लीजिए बच्चे, लाइंस ऑफ फोर्सेस ये क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं हम लोग, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं कि बच्चे ये नहीं जरूरी है कि आप क्वेश्चन बना लीजिए बहुत अच्छे से, ये जरूरी है कि आप कंसेप्ट कैसे पकड़ते हैं, है ना। आपको इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए। चलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर बात करते हैं। तो ये बच्चे ध्यान में रखना है, ये देखिए ये क्या है, आपको क्या है, मैग्नेट है ना। ये आपको नॉर्थ पोल है ना, ये क्या है, साउथ पोल है। तो बच्चे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये देखिए चुंबक के बाहर किधर से गया, तो बच्चे ये गया नॉर्थ टू साउथ गया। और चुंबक के अंदर किधर से किधर गया बच्चे, तो चुंबक के अंदर गया साउथ टू नॉर्थ गया। और बच्चे ये देखिए कैसा लाइन हो गया, तो क्लोज्ड लूप। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है,
चुंबक के बाहर, ध्यान में रखिएगा, चुंबक के बाहर इसकी दिशा कैसे होगी बच्चे, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर देखिए इसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, है ना, नॉर्थ टू साउथ होगा। चुंबक के अंदर इसकी दिशा क्या होगी बच्चे, चुंबक के अंदर, ध्यान में रखिएगा, चुंबक के अंदर कैसी दिशा होगी, तो चुंबक के अंदर इसकी दिशा होती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, अंदर इसकी दिशा होती है साउथ टू नॉर्थ हो गया, है ना, साउथ टू नॉर्थ हो गया, ध्यान में रखना बच्चे। ये कैसा लूप है, तो ये बंद लूप है, याद रखना बंद लूप है, क्लोज्ड लूप इसको कहते हैं, बंद लूप है बच्चे, है ना, ये क्लोज्ड लूप की हम बात करते हैं, ये देखिए बंद हो गया, है ना। और तीसरी बात क्या बच्चे, चौथी बात क्या कि ये लंबाई के अकॉर्डिंग सिकुड़ेगा और फैलेगा, यानी ये लंबाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिकुड़े और फैलेगा, है ना बच्चे, तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए। और ठीक है, जहां इसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, ये देखिए बहुत ज्यादा अगर संख्या है ना, बहुत ज्यादा अगर संख्या है तो वहां क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां कम होगा तो निर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बच्चे मैंने क्या कहा कि जहां ठीक है आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का संख्या अधिक होगा बच्चे, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, देखिए वर्ड यूज कर रहे चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ये ध्यान में रखिए बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। और जहां क्या होगा, कम होगा तो वहां क्या होगा, निर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा, और कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटती है बच्चे, है ना, निर्बल चुंबकीय क्षेत्र, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, और कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटती है, हाँ, अगर काटेगी तो एक और डायरेक्शन होगा जो असंभव है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, सदैव समांतर होता है, गलत बात है, एक बिंदु पर मिलती है, गलत बात है, कभी मिलेगा ही नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है बच्चे, याद रखना है। अब यहां से ये ध्यान में रखिएगा, चुंबक के बाहर इसकी दिशा नॉर्थ टू साउथ, चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ, यह बंद लूप है, ठीक है, जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या अधिक होगी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, कम होगी तो निर्बल चुंबकीय क्षेत्र, यह कभी एक दूसरे को नहीं काटता, यह भी ध्यान में रखना, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है बच्चे, ये भी ध्यान में रखना है, दूसरे को नहीं काटती है, अगर काटेगी तो एक और डायरेक्शन होगा जो कि असंभव है ना, ये बातें याद रखनी है बच्चे आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कह ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कोई बात नहीं, तथा उष्मा उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया में चूने का बुझना, इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, अच्छी बात है बच्चे। इक्वेशन ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम कहते हैं बच्चे, ठीक है, बिना बुझा चूना, है ना, क्विक लाइम, क्विक लाइम। और सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, और बच्चे सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं हम, ठीक है, ग्लास में इसका यूज करते हैं बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड का। और इसको देखिए जल से अभिक्रिया करा रहे हैं भाई मेरे, किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जल से, और ये बुझ गया और बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, यहां तक तो बात हो गया इस इक्वेशन का, कह रहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के में विलय होकर विलयन, इसे चूने का पानी कहते हैं। हाँ बच्चे एकदम सही, इसको हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहिए, इसको हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं स्लैग्ड लाइम, या ठीक है लाइम वाटर बोलते हैं। और बच्चे लाइम वाटर का गूगल हिंदी करके आपको इसको दे देगा नींबू पानी, लाइम मतलब नींबू और वाटर मतलब पानी, बच्चे लाइम वाटर भी कह देते हैं इसको, कोई बात नहीं है ना। चूने के बुझने की क्रिया तथा बनने वाले विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब कथन पर बात कर रहा है बच्चे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड, याद रखना बच्चे, ठीक है, OH की संख्या, OH निगेटिव की संख्या यदि अधिक होगी, हाइड्रोक्साइड की संख्या अधिक होगी तो वह विलयन क्षारीय होगा, ठीक है, कौन सा विलयन होगा, क्षारीय। एकदम ध्यान में रखना बच्चे कि जैसे हाइड्रोक्साइड की संख्या अधिक होगी विलयन क्या होगा, विलयन क्षारीय होता है, विलयन क्षारीय होता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, क्षारीय होता है। और क्या होगा बच्चे मेरे कि ठीक है, अगर विलयन क्षारीय होगा तो pH का मान जो है वह ग्रेटर देन 7 होगा। विलयन क्षारीय होगा तो और क्या होगा बच्चे मेरे कि यह जो है ठीक है आपको लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा भाई मेरे, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, नीला करता है, ये कंसेप्ट यहां से निकल के आया, नीला करता है ना। अब हम ऑप्शन पकड़ते हैं, ऑप्शन पकड़िए, ठीक है, यहां देखिए ऑप्शन पकड़ते हैं बच्चे। पहला, यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हाँ बच्चे उष्माक्षेपी, काफी गर्म हो जाता है,
बर्तन क्या होगा, ये उष्माशोषी अभिक्रिया यहां पर दिया हुआ है ना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये देखिए ये सही हो गया है ना, दूसरा नंबर आपका सही है ना। ये देखिए कह भी रहा है क्वेश्चन में कि यह उष्मा भी उत्पन्न करता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा उत्पन्न करेगा उसे हम एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपी कहते हैं। और बनने वाले विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। एकदम सही है बच्चे, मैंने बताया है 7 से अधिक होगा। बनने वाले विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। अगर 7 से कम होता तो यह हो जाता अम्लीय बच्चे। याद रखिए 7 से कम अगर पीएच होगा तो ये एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ये एसिडिक है नहीं, ये क्या है, बेसिक है ना। अब देखिए बनने वाले विलयन, अब कौन कौन सा सही हुआ, तो बच्चे सही हो गया 2 नंबर और सही हो गया 3 नंबर। तो देखिए कहां पर है 2 और 3, तो बी नंबर ऑप्शन में है ना। तो याद रखिए बच्चे, क्वेश्चन को अगर अच्छे से करेंगे तो हमको नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा डी आई ई में, है ना। अगले प्रश्न पर बात करते बच्चे। डी और ई में कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, केवल आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हम कर रहे हैं। अगली बात कीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है बच्चे, है ना। ये देखिए, ये हम एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहे हैं, आपको जरा ध्यान देना है बच्चे मेरे। ये है आपको क्या बच्चे, ये है मीथेन। मीथेन मीथेन सूर्य प्रकाश में, कौन प्रकाश में बच्चे, सूर्य प्रकाश में अगर इसको रख देंगे तो ये क्या होगा भाई मेरे, ठीक है, क्लोरीन के प्रेजेंस में, ध्यान में रखिए, क्लोरीन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा कि इससे एक जो है ना हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ठीक है खुद ब खुद जुड़ जाएगा। ये देखिए, है ना, ठीक है, बन गया क्या, मिथाइल क्लोराइड। और देखिए फिर HCl भी बनेगा बच्चे, है ना। ये ध्यान में रखिए। अब क्या हुआ कि फिर हम छोड़ दिए हैं इसको अपने आप सूर्य प्रकाश में, तो फिर देखिए CH3Cl है, और ये फिर सूर्य प्रकाश में इसी तरह से यूवी रेज लिया और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ये बना लिया CH2Cl2 बना लिया, डाइक्लोरोमीथेन बना लिया, डाइक्लोरोमीथेन बना लिया बच्चे। फिर देखिए ये CH2, ठीक है, आपको क्या है, Cl2 है, और बच्चे फिर वही कंडीशन है, यूवी रेज सूर्य के प्रकाश में अपने आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ और ये बना लिया क्या, तो बच्चे ये बना लिया CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से बच्चे, हम कंसेप्ट पर बात करते हैं बार बार, है ना, ये कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। अब फिर देखिए बच्चे, क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3, फिर आपको फिर सेम कंडीशन पर ये क्या करेगा, यूवी रेज है, यहाँ Cl2 है, सेम कंडीशन पर ये बना लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर लिया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग विषय वस्तु पर। क्या कह रहा है भाई मेरे, यहां देखिए, ठीक है, क्लोरीन ने क्या किया, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इससे हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया बच्चे। इस अभिक्रिया को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन बच्चे, अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लिया बच्चे, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। यानी कौन दे रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जिसमें हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यानी ये क्या है, तो ये बच्चे एल्केन है, यानी एल्केन है। एल्केन को आप एक और नाम देते हैं बच्चे, पैराफिन। क्या बोलते हैं, पैराफिन। तो यहां से कौन देगा आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो पैराफिन देगा बच्चे। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एल्कीन या एल्केन जो है ये क्या देता है, तो ये देता है एडिशन रिएक्शन देगा बच्चे, एडिशन यानी संयोजन अभिक्रिया देगा, क्योंकि इसमें आपको डबल, ये क्या है, एल्कीन है बच्चे, तो एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है बच्चे, है ना। और ये देखिए एल्काइन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी आपको एडिशन रिएक्शन ही देगा, संयोजन अभिक्रिया देगा, ये कभी भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा बच्चे मेरे। तो क्या होगा इसका आंसर, तो सी नंबर होगा। ध्यान में रखना बच्चे, सी नंबर होगा। और यहां से क्या आपने सीखा, यहां से आपने सीखा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपको किसी अभिकारक या किसी एजेंट की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, तो किसी यौगिक से, ठीक, यौगिक से आपको रिमूव आउट करते हैं। किसको, तो बच्चे किसी परमाणु को। इसे ही आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चे यहां से ये भी सीखे कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है, निश्चेतक में यूज होता है। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम पायरीन भी कहते हैं, और सभी प्रकार के आग को बुझाने में इसका यूज करते हैं बच्चे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा कौन सा बच्चे, तो पैराफिन। क्या हुआ, पैराफिन। एकदम कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। अगली बात करते हैं बच्चे, कह रहा किसी विलयन का पीएच मान 4 है ना। कह रहा है कि 18 लाइव बैड चैनल। बच्चे ठीक है, बैड चैनल या अच्छा चैनल, खराब चैनल, इससे मतलब नहीं होता है। इससे मतलब होता है कि आप
हाँ, आज 7 बजे से ही क्लास हो रहा है, लेकिन ठीक है बच्चे, ठीक है पीछे वाला बचा हुआ क्लास है, इसीलिए अटपटा क्लास है, ठीक है अटपटा हो रहा है अभी समय बच्चे, लेकिन ये क्लास आपको डेली 9 बजे ही होगी, है ना। छुट्टी के बाद ये क्लास 9 बजे मॉर्निंग में होगी डेली। और बच्चे आपको 9-10 वाला जो चलता है टेस्ट, उसका जो डिस्कशन होगा संडे को 8 बजे रात में होगा बच्चे। तो अब ये टाइम फिक्स कर दिए हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। और बच्चा मेरे क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कह रहा है, किसी विलियन का पीएच मान, है ना, और बैड चैनल या खराब चैनल, इससे कोई लेना देना नहीं। इससे लेना देना है कि आपकी सफलता में ये कितना योगदान देता है। और यहाँ काफी अच्छे अच्छे गुनी गुनी लोग बाग हैं जो निरंतर विद्यार्थी के ठीक है भलाई में लगे हुए हैं बच्चे। और कोई ठीक है मलाल नहीं है कि कम बच्चे हैं या ज्यादा बच्चे हैं, है ना। केवल और केवल हम लोग पढ़ाई पर बात करते हैं बच्चे। यहाँ देखिए ना, कितनी देर मैंने आपसे बात किया, ठीक है। तो किसी विलियन का पीएच मान, बच्चे पीएच की बात करें, पीएच की बात करें 4 है ना। तो 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ, तो 4 का मतलब हुआ, ध्यान में रखिएगा पीएच का मतलब क्या होता है। तो पीएच का मतलब होता है बच्चे मेरे, याद रखना है, पोटेंज फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पोटेंज फॉर H+ आयन का सांद्रण, है ना, आयन का सांद्रण कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, है ना, सांद्रण कहलाता है, यानी पोटेंज फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये बात कर रहे हैं बच्चे। पीएच का मतलब पावर हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखिए क्या होगा बच्चे, ये भी ध्यान में रखना है कि पीएच जो है ये कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल कहां से कहां तक, तो 0 से 14 तक होता है बच्चे। अब फिर क्या कह रहे हैं बच्चे, यहाँ पीएच का मान 4 दिया हुआ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो बच्चे पीएच मान अगर 4 दिया हुआ है तो कैसे निकालिएगा, तो पीएच बराबर होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ये देखिए बेस 10 है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है बच्चे। ये 4 दिया हुआ है ना, ये 4 कैसे आया होगा, तो माइनस लॉग बेस 10 और ठीक है H+ आयन कंसंट्रेशन बच्चे। तो ये क्या करेंगे, तो ये कर लेंगे 10⁻⁻⁴, इधर आ गया 10⁻⁴, और ये आ गया क्या बच्चे, तो लॉग, ठीक है, लॉग बेस 10 और H+ आयन कंसंट्रेशन बच्चे। तो H+ आयन का मान कितना होगा, तो H+ आयन का मान हो गया ठीक 1 × 10⁻⁻⁴ आ गया, 1 × 10⁻⁴ बच्चे। तो ध्यान में रखना है कि आपको जितना पीएच मान दिया हुआ हो, है ना, उसको अगर हम क्या करेंगे, तो H+ आयन कंसंट्रेशन की बात करेंगे बच्चे। अगर ये 4 से बोलते 7 से पहले है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना बच्चे, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसका डायरेक्ट आप 10⁻⁴ कर देते। अगर यहीं पर क्या रहता कि पीएच मान 14 होता तब क्या करते, तो हाइड्रोक्साइड आयन का मान हम अलग अलग करते बच्चे। तो ये याद रखिएगा। और पीएच प्लस पीओएच याद रखिएगा, पीएच प्लस क्या होगा, पीओएच जो है बच्चे ये कितना होता है, तो ये 14 के बराबर होता है बच्चे। तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बराबर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा कि पीएच का मान कैसे होगा, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर आपको हो जाएगा बच्चे। अगली बात करते हैं, कह रहा बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कोई बात नहीं है बच्चे, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये देखिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ध्यान दीजिए बच्चे, बेकिंग पाउडर ये क्या है बच्चे, बेकिंग पाउडर जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सबको पता है बच्चे, NaHCO3 बोलते हैं इसको। और इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें ठीक है, चूंकि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जब ठीक गर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और ये क्या टूटेगा, तो ये सोडियम कार्बोनेट, ध्यान देने बच्चे, सोडियम कार्बोनेट, और क्या, तो बच्चे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में गैस बाहर निकाला, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या हुआ कि ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसका स्वाद जो है थोड़ा सा कसेलापन युक्त होता है बच्चे, यानी ये कसेला होगा। यानी यहां पर याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर को जब आपने गर्म किया तो क्या हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट दिया। और फिर मैंने कहा कि सोडियम कार्बोनेट भोजन को या खाद्य पदार्थ को बच्चे, सोडियम कार्बोनेट एकदम ध्यान में रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, कार्बोनेट, है ना, खाद्य पदार्थ को या भोज्य पदार्थ को कैसा बना देगा बच्चे, तो हल्का सा कसेलापन युक्त बना देता है। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट खाद्य पदार्थ को बच्चे एकदम याद रखिएगा, खाद्य पदार्थ को कसेला बना देता है, खाद्य पदार्थ को कसेला, है ना, कसेला बना देता है, कसेला बना देता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। और इसको दूर करने का काम कौन करता है, इसे दूर करने का काम करेगा, इसे दूर करते हैं, कैसे, तो बच्चे दूर करते हैं तो इसमें अम्ल मिलाते हैं, कोई ना कोई अम्ल मिला देंगे बच्चे, ठीक है, अम्ल मिलाकर, ठीक है, आपको कौन सा अम्ल, प्राकृतिक अम्ल मिलाते हैं,
प्राकृतिक अम्ल मिलाते हैं, है ना, अम्ल मिलाते हैं बच्चे। कोई अम्ल मिला दीजिए, प्राकृतिक अम्ल कौन कौन। तो बच्चे इसमें या तो टार्टेरिक एसिड मिला दीजिए या साइट्रिक एसिड मिला दीजिए, कोई अम्ल मिला दीजिए। तो जनरली हम लोग क्या मिलाते हैं, तो टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं, याद रखना बच्चे, टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं, है ना। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अम्ल मिलाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को बच्चे, है ना। तो क्या कह रहे हैं, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और बच्चे मैंने क्या कहा कि जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसका स्वाद कसेला युक्त होता है, जो खाद्य पदार्थ को हल्का सा कसेला कर देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ आपको प्राकृतिक अम्ल मिलाते हैं बच्चे। तो या तो साइट्रिक एसिड मिलाइए या टार्टेरिक एसिड मिलाइए, और ये क्या बन जाएगा, तो बच्चे ये बन जाएगा बेकिंग सोडा। ध्यान में रखिएगा, इसको हम बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं बच्चे। बेकिंग सोडा पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, और इसको जब आपने क्या कर दिया, बेकिंग पाउडर में बदला, तो बच्चे इसमें ठीक है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो था ही था, साथ में टार्टेरिक अम्ल मिला दिए। तो आंसर बड़ा अच्छा है बच्चे, टार्टेरिक अम्ल होगा। देखिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखिए कंसेप्ट को बच्चे। अगली बात करते हैं, चलिए 6 to 8 का साइंस का डिस्कशन हो रहा है बच्चे, उसमें भाग लीजिए आप लोग। चलिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कह रहा है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चे, ये देखिए कंसंट्रेटेड, है ना, क्या है, तो बच्चे ये है HCl। तीन भाग लेते हैं, 3 भाग, है ना, 3 भाग। और बच्चे फिर क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड ही लेंगे बच्चे, कंसंट्रेटेड ही लेंगे। क्या लेंगे, तो बच्चे ये HNO3 लेंगे, और ये कितना भाग, तो 1 भाग लिए, और ये इसको मिला दिए बच्चा, तो ये बन गया आपको एक्वारेजिया का निर्माण करेगा। इसको बोलते हैं अम्लराज बच्चे। और ये क्या करता है, तो बच्चे यह जो है ठीक है आपको सोना, है ना बच्चे, सोना, फिर क्या, सोना प्लेटिनम ठीक है को घोल देता है, सोना प्लेटिनम को घोल देता है, नोबल मेटल्स को ये क्या कर देगा, को घोल देता है। याद रखिएगा, घोल देता है, या इसके सफाई में इसका यूज करते हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सफाई करेगा, तो बच्चे ये संक्षारक है, कोरोजन उत्पन्न करेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, खा लेगा उसको, है ना, खा लेगा। काफी पावरफुल ये होता अम्ल बच्चे, तो जिसकी वजह से ये उसको धीरे धीरे क्या करेगा, उसका संक्षारण कर देगा। तो यहाँ कठोर होता नहीं, संक्षारक होता बच्चे, धीरे धीरे उसको क्या करेगा, इटिंग एबिलिटी होता है। इस अम्ल में क्या होगा, मेटल्स को, नोबल मेटल्स को ठीक है इटिंग प्रॉपर्टी होता है बच्चे, तो उसका संक्षारण करेगा ये, है ना। तो ये बड़ा पावरफुल अम्ल होता है बच्चे। यहाँ HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चा। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा HCl क्या है, तो HCl याद रखिएगा म्यूरेटिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड बराबर क्वेश्चन पूछेगा, जठर रस में पाया जाता है। और बच्चे HNO3 क्या है, HNO3 जो है एक्वा फोर्टिस है, एक्वा फोर्टिस है बच्चे, एक्वा फोर्टिस होता है, तो महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात करते हैं बच्चे, वायुयान में ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं, तो बच्चे वायुयान की बात अगर करते हैं ना, तो हम बराबर आपको बताते रहते हैं किसमें, या तो गैसोलीन का यूज कीजिए, गैसोलीन, है ना बच्चे, या इसमें आप यूज करते हैं किरोसिन ऑयल का यूज कीजिए, है ना, या इसमें यूज करते हैं बच्चे किसको, तो पावर अल्कोहल बच्चे, यानी पेट्रोल प्लस क्या अल्कोहल के मिश्रण को करते हैं। ये गैसोलीन क्या है बच्चे, तो उच्च ठीक है ऑक्टेन संख्या वाला क्या है, उच्च ऑक्टेन संख्या वाला आपको क्या होता है, वायुयान में ईंधन की बात हम कर रहे हैं बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। वायुयान में ईंधन किसका, या तो गैसोलीन मैंने क्या कहा कि उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल, उच्च ऑक्टेन नंबर, याद रखना बच्चे, पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापते हैं, तो ऑक्टेन, उच्च ऑक्टेन वाला क्या बच्चे पेट्रोल का यूज करेंगे, है ना, या किसका करेंगे, केरोसिन ऑयल का यूज करेंगे बच्चे, ठीक है, कम सल्फर युक्त केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं, और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और पावर अल्कोहल बच्चे, ये किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिश्रण, इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है बच्चे, इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। तो बच्चे यहाँ देखिए ठीक है, आपको एथिल अल्कोहल का यूज आप कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल का यूज आप कर सकते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड का यूज करते हैं किसमें, तो बच्चे एल्युमिनियम कार्बाइड का यूज करते हैं ठीक है अलग अलग प्रकार से खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए बच्चे, है ना, तो ये अलग बात है। तो आंसर हमारी है इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल अगर हम बात कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल पर, तो इथाइल अल्कोहल क्या है बच्चे, तो इथाइल अल्कोहल पर अगर बात कीजिए तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है। और ठीक है जनरली ये इथाइल अल्कोहल का यूज शराब में
याद रखना बच्चे, शराब में, ठीक है। फिर क्या, तो वाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शराब में भी यूज़ करेंगे, पावर पेट्रोल तो मैंने बताया ही इसमें यूज़ करेंगे, और बहुत सारे कामों में इसका यूज़ किया जाता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं। चलिए, हर सर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का भाई मेरे, ठीक है, और समझने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। आपको समझने का प्रयास करना ही पड़ेगा। देखिए, धातुएं, है ना, प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होता है। अब क्या इसमें समझना है ना, क्या समझना है, तो पहले तो ये जान लेते हैं धातु क्या होता है बच्चे। धातु जो होता है ना, एकदम याद रखिएगा, धातु क्या होता है। तो बच्चे धातु जो है, इसमें याद रखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना। क्यों समझ में नहीं आएगा भाई मेरे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या करता है, तो धातु, जो भी धातु होता है बच्चे, यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है ना, त्यागने की क्षमता रखता है बच्चे। यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत त्याग देगा, क्षमता रखता है। चलिए, अच्छी बात है बच्चे, है ना, क्योंकि इसका वैलेंस सेल देखिए, उसमें 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इजी गोइंग में ये क्या करेगा, त्याग देगा। और बच्चे, इसका जो आईपी होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, इसका मान आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। इतना तो कोई बताएगा भी नहीं आपको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे, कि यह तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, या थोड़ा सा भी ऊर्जा अगर इसको मिलेगा तो यह तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना। अब देखिए, अब हम आपको अगर बताएं कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, क्यों, क्योंकि इसका आईपी कम होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, और इसकी वजह से विद्युत धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है ना बच्चे। अब आपके दिमाग में चला होगा, सर आईपी क्या है, तो बच्चे ये देखिए, ये कोई तत्व है, इसको आपने कुछ ऊर्जा दिया, है ना, इसको कुछ ऊर्जा आपने दिया, और ये क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो जितना ऊर्जा आप दे रहे हैं उसी को बोलते हैं आईपी, यानी किसी तत्व को दी गई ऊर्जा की वह मात्रा जिससे वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन में बना लेगा, उसे ही आपको आईपी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं, है ना। अब आइए क्वेश्चन पे, कह रहा धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। बच्चे यहां देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ना, ऋणायन बनाने के लिए धातुएं ऋणायन बना ही नहीं सकती है बच्चे, है ना। धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है ना, तो ऋणायन, ये भी गलत बात है बच्चे। धातुएं क्या होगा, धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, गड़बड़ हो गया बच्चे। तो धातुएं धनायन बनाने के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये भी गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक आयन बना लेगा। तो क्या आपको कोई ऑप्शन सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो प्रयुक्त में से क्या होगा, कोई नहीं, है ना बच्चे। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई मेरे, धातु में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखता है, और त्यागेगा तभी आपको धनात्मक आयन बनाएगा। और एक और चीज मैंने बताया कि इसका आईपी का मान क्या होता है, तो बच्चे बहुत कम होता है, थोड़ा सा ऊर्जा देंगे इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धनात्मक आयन बना लेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर बात करें कि धातु कहाँ होता है, तो यह आवर्त सारणी के बाएं भाग में होता है, आवर्त सारणी के बाएं भाग में होता है, के बाएं भाग में होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलिए अगली बात करते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित संख्या, बच्चे परमाणु संख्या पर बात कर रहे हैं। परमाणु संख्या जो होता है ना, ये क्या होता है भाई मेरे, तो ये होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सबसे पहले ये हम खोजेंगे कि किसी तत्व की परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, है ना। किसी तत्व में जितना प्रोटॉन होगा वही क्या होगा, आपको परमाणु संख्या हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी बच्चे कि ठीक है, आपको उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या,
ये देखिए मैंने क्या लिखा, उदासीन न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो बच्चे मैं बार बार आपको बताता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जैसे ही परमाणु संख्या आए तो आपको तुरंत खोजना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नहीं अगर मिलेगा तब आप क्या मारिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मारिएगा। और किसमें, तो उदासीन परमाणु में, है ना। चलिए अच्छी बात है बच्चे। तो एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या बच्चे, है ना। तो एक किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है बच्चे। एक अणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उसके द्वारा आप क्या करेंगे, तो उसके परमाणु संख्या को आप निश्चित करते हैं बच्चे, है ना। तो ये ध्यान में रखनी है आपको, बराबर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, है ना। चलिए बच्चे तो ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है। चलिए तो ये ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चे, किसका, तो बच्चे यहां पर याद रखना है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। और ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर टीचर का अपना अपना तरीका होता पढ़ाने का, और ठीक है पिछले 20 साल से यही काम ही मैं कर रहा हूं, है ना। और किसी को अच्छा लग सकता है मेरी पढ़ाई, किसी को खराब लग सकता है ना। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है तो पढ़िए अच्छे तरीके से और मन लगा के पढ़िए, यकीन मानिए आपकी सफलता यही सुनिश्चित होगी। अगली बात करते हैं बॉयल्स लॉ पर बच्चे। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय प्रेशर के। इतना कोई बात करने की आवश्यकता है नहीं बच्चे, हम लोग पढ़ाई करने यहाँ आए हैं और पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन में बच्चे। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस कह रहा है क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ गैस जैसे ही बात करें बच्चे, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस की मात्रा यानी आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन कह रहा है कि आयतन किसका समानुपाती होगा बच्चे, है ना। तो आयतन समानुपाती तो होगा नहीं, हमने क्या कहा कि ये क्या होगा, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो गैस की मात्रा, यहां देखिए ये जो इंग्लिश में करता है ना तो ये गड़बड़ करता है आपको, जो भी गूगल ट्रांसलेशन करके करता है, तो इसको करना चाहिए था कि गैस की मात्रा, मात्रा मतलब क्या हुआ, तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। तो मात्रा, यहां देखिए मात्रा को हम मास अगर कर लें तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई मेरे। तो यहां मात्रा का मतलब है आयतन बच्चे। तो आयतन जो है वो क्या होगा, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां क्या करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर, और बच्चे टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तापमान को नियत करना पड़ेगा। ये किसका नियम है, तो बॉयल का नियम है। देखिए दाब के, एक तो ये निकल गया, समय के, समय से कोई मतलब ही नहीं है, घनत्व की बात कर रहा है ना बच्चे, तो घनत्व की बात कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा आदर्श गैस समीकरण, किसका पता होगा, आदर्श गैस समीकरण पता होगा बच्चे। क्या है समीकरण, तो आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और PV बराबर क्या, M/M, ध्यान देना बच्चे, इंटू RT होता है। अगर हम यहां बात करें दाब का, तो बच्चे ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, ये मॉलिक्यूलर वेट है बच्चे। तो यहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ठीक है, आपको ये क्या होगा, प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल अनुभार हो सकता है, अनुभार हो सकता है। जहां पर क्या करें, मात्रा की बात करिए, मात्रा यानी मात्रा हो गया, यानी आपको दाब जो है, ठीक है, गैसों के अनुभार का व्युत्क्रमानुपाती आप कर सकते हैं, है ना। तो गैस की मात्रा, फिर भी यहां से दाब ही आ जाएगा। मान लीजिए अनुभार को इधर कर देंगे बच्चे, तो अनुभार को इधर कर दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P कर देते हैं, तो ये भी आपको सही है ना। तो दाब ही आएगा आंसर बच्चे। तो हमने क्रॉस चेक कर लिया है, तो आपको दाब ही सही है। तो गैस की मात्रा या द्रव्यमान कर लीजिए या अनुभार कर लीजिए, गैसों की का अनुभार कर लेंगे, और बच्चे आपको दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। घनत्व क्या होता है बच्चे, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। चलिए अगली बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कि यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करता है तो धातु A क्या होगा। बच्चे ये क्या है, तो आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी का क्वेश्चन है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होता भाई मेरे, अभिक्रियाशीलता श्रेणी होता है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं। और के, ना, का, मग, फिर क्या अल, फिर क्या जन, फे, और क्या होगा पब,
याद रखना, इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग। एच उ हज अज औ, है ना, हज, फिर क्या बच्चे, तो अज औ। अब देखिए इसमें क्या हम कह रहे हैं, अज औ, जो धातु ठीक है ऊपर है वो क्रियाशील है, यानी ये देखिए इधर इधर है ना, तो ये रिएक्टिव, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। और रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, अपने नीचे वाले जो मेटल्स हैं उसको डिस्प्लेस कर लवण का निर्माण कर लेगा बच्चे, है ना। तो आपको कह रहा है यदि घोल से धातु ए धातु बी को, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे, ये लीजिए कॉपर सल्फेट और यहां लोहा ले रहे हैं, है ना। तो लोहा क्या किया कि आपको कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर खुद ब खुद जुड़ गया और ये बना दिया फेरस सल्फेट, अब प्लस कॉपर बाहर निकल गया बच्चे। अब इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से देखिए, ये फेरस सल्फेट है और ये कॉपर बाहर निकल गया, बहुत अच्छी बात है बच्चे। अब क्या कह रहे हैं यहां पर, तो ये फेरस जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसीलिए ऐसे ने एक लात मारा किसको, कॉपर को, और कॉपर को बाहर निकाल दिया बच्चे। यानी घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती, यानी धातु ए ज्यादा क्रियाशील है धातु बी की अपेक्षा, है ना बच्चे। तो याद रखना है कि बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में कम है, भारी से कोई लेना देना है नहीं, कम और अधिक से लेना देना है, तो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तभी जाकर के वो डिस्प्लेस किया। और रिएक्टिविटी सीरीज में वह धातु ऊपर है, और ये आपको मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। सबसे क्रियाशील धातु कौन, पोटेशियम, है ना, उसके बाद सोडियम, और ये ध्यान में रखिएगा सबसे अक्रियाशील धातु कौन, तो बच्चे सोना होगा। तो बच्चे एकदम याद रखना है इस कंसेप्ट, कुछ है नहीं। अगली बात करते हैं, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने की शुद्धता को शुद्ध करने के लिए करते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया था बच्चे, किसका यूज करते थे, एक्वारेजिया का, एक्वारेजिया का यूज करेंगे। इसको अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और ये अम्लराज क्या होता है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 के मिश्रण को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे एक्वारेजिया कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, अम्लराज। और ठीक है, जितना भी नोबल मेटल्स होता है, ये देखिए नोबल मेटल्स, सोना क्या है, नोबल मेटल्स है ना, अक्रियाशील धातु है, अक्रियाशील, है ना बच्चे, अक्रियाशील। और दूसरी बात क्या, प्रकृति में मुक्त रूप से मिलने वाला, प्रकृति में कैसे मिलेगा, तो मुक्त रूप से मिलता है, मुक्त रूप से मिलने वाला धातु है बच्चे, मुक्त रूप से मिलने वाला धातु, एकदम ध्यान में रखिए, मिलने वाला धातु होता है ना। तो ये जो है नोबल मेटल्स है, तो इसको घोलने में एक्वारेजिया का यूज करते हैं। अब आते हैं क्या बच्चे, तो लीकर अमोनिया। बच्चे लीकर अमोनिया क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, लीकर अमोनिया क्या होगा, तो ये देखिए अमोनिया है, अमोनिया है, NH3 बोलते हैं, और इसको जल में घोल दीजिए, है ना, जल में घोल दीजिए। जल में जैसे ही घोलेंगे, जल में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये बन जाता है क्या बच्चे, घोलते हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, जैसे ही जल में घोलते हैं तो ये बन गया क्या, तो ये बन गया, ध्यान में रखिएगा, ये बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगा, क्षारीय प्रकृति, यानी बेसिक प्रॉपर्टी होगा। लीकर अमोनिया, अमोनिया को जल में घोलकर प्राप्त किया जाता है, और इसकी प्रकृति जो है वो कैसा होता है, तो ध्यान में रखना बच्चे, इसकी प्रकृति होती है क्या, तो बच्चे मेरे इसकी प्रकृति हो गई आपको क्षारीय होता है। नेस्लर अभिकर्मक क्या है बच्चे, नेस्लर ये होता है K2, ठीक है, K2HgI4, याद रखना बच्चे, K2HgI4 को आप नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं, और इसका उपयोग आप बहुत सारे कामों में करते हैं बच्चे, है ना, खास करके आपको, ठीक है, किसका पता लगाने में बच्चे, तो याद रखना है कि नेस्लर अभिकर्मक का उपयोग आप, ठीक है, अलग अलग कार्यों में करते हैं, ठीक है बच्चे, अलग अलग कार्यों में करेंगे। यानी ये एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है, ठीक है, उसका पता लगाने में जनरली नेस्लर अभिकर्मक का आप यूज करते हैं बच्चे। तो K2HgI4 को आप क्या कहेंगे, नेस्लर अभिकर्मक कहेंगे बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। चलिए अगली बात करते हैं जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट मतलब क्या होगा बच्चे, PbNO3 ध्यान में रखिए बच्चे, PbNO3 को आप लेड नाइट्रेट कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेड नाइट्रेट कहते हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। ये क्या होगा, तो बच्चे ये टूट जाएगा, क्या बच्चे, 2PbO, यहाँ 2 ले लेते हैं, है ना भाई, तो ये 2PbO में, लेड ऑक्साइड में, और क्या होगा 2NO2 यहाँ देखिए बच्चे, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये कई बार हम बता चुके हैं आपको, इसी सेशन में बहुत बार हमने चर्चा किया है इस क्वेश्चन को बच्चे, 2PbO, और क्या हुआ बच्चे, तो ये टूट गया, है ना, ये देखिए 2 दूनी 4, ये 4NO2 करिए, 4NO2,
और फिर क्या हुआ बच्चे, तो ऑक्सीजन में ये अलग हो गया, है ना। तो ये देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 2 4 और 2 6 आ गया, सही है बच्चे। ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये लेड नाइट्रेट है, कितना अणु, कितना आपको मोल ये प्राप्त हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड 2 मोल प्राप्त हो रहा है। कितना मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो 4 मोल प्राप्त होता है। ऑक्सीजन कितना मोल प्राप्त हो रहा है, तो 1 मोल प्राप्त होता है। चलिए, तो अब क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, है ना बच्चे। तो चूंकि यहां पर हमने 4 ले लिया, अगर नहीं लेते हम 4 तो बच्चे तो क्या करते, जरा करके देखिए, 2NO2, तो 4NO2 लेना ही पड़ेगा आपको, है ना। यहां अगर हम क्या करते, यहां आगे हम 2 नहीं लेते, तब क्या करते, PbO लीजिए, है ना, PbO। ध्यान दीजिए बच्चे, इस क्वेश्चन को फिर से लिख रहे हैं हम, है ना, चूंकि ये PbO कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए 2NO2 ये लीजिए, देखिए बैलेंस है या नहीं है ना। ऑक्सीजन का 1 लेते हैं बच्चे। अब देखिए अब क्या है, तो 3 दूनी 6, तो बच्चे 2 और 2 दूनी 4 और 1 यहाँ 5 आ रहा है, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 6 और यहाँ 7 आ रहा है ना बच्चे। यहाँ 3 दूनी 6 ही ऑक्सीजन है, बाकी 2NO2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। हाँ, लेड ऑक्साइड आ गया, तो ये 2 आप ले सकते हैं, 2 लेना ही पड़ेगा आपको, 2PbO, है ना। तो 2PbO लीजिए। अब क्या है, तो बच्चे 2PbO ले लिए। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आपको ऑक्सीजन है, 12 आपको ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ 2 हो गया। तो ये देखिए अब बैलेंस है ना, अब ये बैलेंस है। अब क्या कह रहा है, कारण जब लेड नाइट्रेट के एक अणु को गर्म किया जाता है तब ऑक्सीजन गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, है ना बच्चे, 2 मोल उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन गैस के 1 ही मोल उत्पन्न हो रहा है भाई मेरे, है ना, ये गड़बड़ हो गया। नाइट्रोजन गैस के 1 मोल उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ देखिए 4 मोल उत्पन्न होता है ना बच्चे। नाइट्रोजन गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, हाँ बच्चे 2 मोल तो पक्का है कि होगा ही होगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 मोल नहीं होगा, 2 मोल पक्का है कि होगा ही होगा बच्चे, है ना। NO2 गैस के 2 मोल तो पक्का है कि होगा ही होगा उत्पन्न, यानी 4 मोल होता है, तो 2 तो होगा ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। बच्चा मेरे थोड़ी सी इस बात को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। ये क्या है, लेड ऑक्साइड है, इसका कलर कैसा होता है, तो पीला रंग होता है, ध्यान में रखना बच्चे, इसका रंग पीला रंग होता है। और ये जो 4NO2 है या NO2 कहिए, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये कैसा होगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपको, ठीक है, ब्राउन एयर है, भूरी वायु इसको कहते हैं, और ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है बच्चे, भूरी वायु होता है, तो ध्यान में रखना है इसको, बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चे, यादव राघवेंद्र जी, रणधीर जी, यादव रणधीर जो भी है आप, है ना, फिर आप पहचाने नहीं है, शशांक सर मेरा नाम है ना। हम क्या बढ़ाएंगे क्या नहीं बढ़ाएंगे, हमको सिखाना है बच्चों को, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, हमको बताना है, और आप हमको सिखाइए नहीं कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, इसलिए कृपया करके, ठीक है, यहां ध्यान से देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती कोई पढ़ाई होती नहीं है बच्चे। चलिए अगली बात करते हैं, कह रहा एक यौगिक का परमाणु, बच्चे यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है, तो बच्चे अणु होता है ना। एक तत्व का 1 मोल, याद रखिए, एक तत्व का 1 मोल, है ना बच्चे। तो याद रखा, मान लीजिए हम सोडियम ले रहे हैं और हमको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, तो आपको कंसेप्ट तो पता ही नहीं है, कंसेप्ट पता रहेगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा, और यदि कंसेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो कैसे क्वेश्चन बनाएगा। इसीलिए बच्चा मेरे, हमको पढ़ाने दीजिए, हमको अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए, हम क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए अगली बात कर रहे हैं, यहां देखिए अच्छी बात है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग के लिए गलत होगा, एक यौगिक का 1 परमाणु, है बच्चे, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है, और अणु से क्या बनता है, परमाणु बन सकता है, तो एक यौगिक का परमाणु मान सकते हैं बच्चे, है ना। एक तत्व का 1 मोल, एक तत्व का 1 मोल, है ना बच्चे, तो यौगिक का 1 परमाणु बोल रहा है बच्चे, तो यौगिक का सबसे छोटा कण कौन होता है, अणु होता है ना। तो अणु होता है, तो क्या परमाणु बोल सकते हैं, नहीं, ये परमाणु किसका है, तो तत्व का है। तो गलत कथन की बात कर रहा है बच्चे, यहां देखिए गलत कथन पर हमको चर्चा कर रहा है, ये आपको आंसर पहला ही गलत निकल गया। एक तत्व का 1 मोल, हाँ बच्चे, सोडियम है, हम सोडियम पर बात कर रहे हैं, सोडियम का 1 मोल हो गया, है ना, सोडियम का 1 मोल, सोडियम का 1 मोल होगा तो आपको पता है इसका कितना, 23 ग्राम होता है, 23 ग्राम होगा तो ये क्या होगा, 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल में कितना परमाणु, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है ना। चल CO2 ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 44 ग्राम होगा बच्चे, है ना, और इसमें क्या होगा, तो फिर 1 मोल हो जाएगा। तो एक यौगिक का 1 मोल हो सकता है,
44 ग्राम, ये 1 मोल के बराबर हो गया। तो बच्चे एक यौगिक का 1 मोल होता है, सही है ना, एक तत्व का 1 मोल सही है। एक यौगिक का 1 अणु, है ना, अणु होगा, है ना बच्चे, अणु बना होता है परमाणु से, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं मान सकते कि एक यौगिक का परमाणु। बच्चे एक यौगिक का अणु होगा और अणु परमाणु किसका होगा, तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगली बात करते हैं बच्चे, कारण सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सही है। सूक्ष्म जीवाणु के, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है बच्चे। ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होता है, तो ये कौन होता है, तो ये विषाणु होता है, याद रखना बच्चे। विषाणु जो है निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है, ये वनस्पति तथा जंतु की सीमा रेखा पर होता है। ये कौन होता है, तो युगलीना होता है बच्चे, युगलीना होता है। ये फूल देने वाले, फूल ना देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, तो ये गलत बात है बच्चे, यानी इसमें से कोई नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं बच्चे। ध्यान में रखना है कि ठीक है, आपको सूक्ष्म जीवाणु जो है वे क्या है, तो जीवाणु जो है मोनेरा वर्ग का सदस्य है। ध्यान में रखिए बच्चे, यह मोनेरा वर्ग का सदस्य है। किस वर्ग का है, तो मोनेरा वर्ग का सदस्य है ना, मोनेरा वर्ग का सदस्य। और ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए बच्चे, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है आपको स्क्वीड बच्चे, स्क्वीड याद रखिएगा। स्क्वीड सबसे बड़ा क्या है, तो अकशेरुकी है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट से बच्चे कौन, तो स्क्वीड। और स्क्वीड जो है बच्चे कितना इसका वेट होता है, तो 750 केजी होता है। ध्यान में रखिएगा, मोलस्का संघ में आता है, 750 केजी का होता है, और ये मोलस्का वर्ग में आता है, मोलस्का में आता है बच्चे, मोलस्का है। क्या है ये, मोलस्का है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑक्टोपस जो है तो होता है बच्चे, ये 70 केजी इसका वेट होता है, 70 केजी ही वेट होगा। और बच्चे आपको पता है ये मृदु कवची इसको बोलते हैं, मृदु कवची, और मोलस्का वर्ग में ही इसको भी रखते हैं, है ना। कोरल जो है ये क्या है, तो मूंगा होता है बच्चे, मूंगा। और ये जब भी होगा तो कोरल पॉलिप्स कहा जाता है बच्चे, कोरल पॉलिप्स कहा जाता है, मूंगा है बच्चे। और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको क्या होगा, जुड़ करके एक बड़ा ग्रुप्स का निर्माण करता है। ये कोरल रीफ है बच्चे, कोरल रीफ कहा जाता है। और जितना भी देख रहे हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, या अन्य चीज देख रहे हैं, वो इसी से बना है बच्चे, है ना। तो कोरल रीफ है, मूंगा है बच्चे, क्या है ये, मूंगा है, ये मोलस्का में आता है। और स्क्विड जो है बच्चे, मोलस्का का कौन, सेफेलोपोडा, याद रखना है, सेफेलोपोडा वर्ग में आता है, सेफेलोपोडा वर्ग का सदस्य। तो ये ध्यान में रखिएगा, मजेदार है। अगली बात करते हैं बच्चे, कारण जब एक कोशिका को अति परिसारी, यहां देखिए, ध्यान देना बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कोशिका है ना, अति प्रसारी बच्चे, यहां देखिए अति प्रसारी, यानी यहां पर कंसंट्रेशन, इसके चारों तरफ जो कंसंट्रेशन है उसका मान हाइपरटोनिक बोल रहा है बच्चे। ये देखिए इंग्लिश में हाइपरटोनिक विलियन में डाल रहे हैं, है ना, हाइपरटोनिक विलियन में, है ना, हाइपरटोनिक विलियन में डाल रहे हैं। तो हाइपरटोनिक विलियन में जैसे इसको डालेंगे, मान लीजिए हाइपरटोनिक विलियन है, क्या मतलब हुआ, तो बच्चे मतलब ये हुआ कि अब हाइपरटोनिक विलियन में सॉल्यूट का मान ज्यादा, सॉल्यूट का मान ज्यादा और सॉल्वेंट का मान कम हो गया, यानी विलय का मान यहां पर ज्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, यानी जल का मात्रा यहां कम हो गया, जल कम, और बच्चे सॉल्यूट ज्यादा है। और अब कोशिका में क्या होगा बच्चे, जस्ट कोशिका में आपका क्या होगा, तो आपको यहां पर आपका जल का मात्रा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये जल क्या होगा, चूंकि कंसंट्रेशन यहां कोशिका में ज्यादा हो गया, इसीलिए ये बाहर की तरफ इस तरह से, ठीक है, रिमूव आउट होगा बच्चे, है ना, और ये चिपक जाएगा। ये क्या होगा, धीरे 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 ये क्या होगा, तो आपको इसका जो है, इसका, ठीक है, ये चिपक जाएगा बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। ये क्या होगा, धीरे 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 इसकी मात्रा, जल की मात्रा इससे बाहर निकल जाएगा और ये सिकुड़ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे बच्चे, पढ़ने के लिए तो आप पढ़े ही होंगे, है ना, लेकिन यहां क्या पढ़ा रहे हैं हम, वो देखिए। मैंने क्या कहा कि हाइपोटोनिक विलियन में सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, यानी जल कम है, लेकिन यहां पर कोशिका में क्या होगा, तो जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, यहां हाई कंसंट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से जल का प्रवाह बाहर हो जाता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, अति परिसारी विलियन में
रखा जाता है तो इसके प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाते हैं, यह किसके कारण होता है? तो बच्चे यह बहिःपरासरण के कारण होता है। यानी बहिःपरासरण के कारण जल जो है कोशिका से बाहर चला गया, है ना बच्चे, जल जो है कोशिका से क्या होगा, बाहर चला गया, यानी आपको बाहर निकल गया, ठीक है, वाह्य परासरण हो गया बच्चे। यहां कौन सा हुआ? तो वाह्य परासरण, यानी बाहर निकल गया जल आपका। तो ये बातें याद रखना है। अंतः परासरण होता तो क्या होता? तो बच्चे यह फूल जाता, याद रखिएगा। अंतः प्रसारण में क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बाहर से जल जो है किधर आएगा? तो बच्चे ये आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, है ना, और आपका कोशिका फिर क्या होगा? तो फैल जाएगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अगले पर बात करते हैं बच्चे, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाहिए बच्चे? तो बीज के अंकुरण के लिए याद रखना है, बीज के अंकुरण के लिए कौन कौन चीज चाहिए बच्चे? तो बीज के अंकुरण के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, अंकुरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो बच्चे अंकुरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या होना चाहिए? तो मिट्टी की जरूरत होती नहीं है ना, जल चाहिए। पहला नंबर हाइड्रेटेड होने के लिए जल क्या करता है? हाइड्रेटेड करेगा, उसको बीज को हाइड्रेटेड करेगा बच्चे, हाइड्रेटेड करेगा, है ना, करता है। चलिए जल चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको क्या चाहिए बच्चे? तापमान चाहिए। तापमान कम होगा तो आपको अंकुरण ठीक से नहीं होगा। तापमान, उचित तापमान चाहिए। कहा जाता है कि बीजों के अंकुरण के लिए, ठीक है, आपको मिनिमम जो है 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर अधिक होता तो अच्छा क्या होता है? आपको अंकुरण होता है। तो उचित तापमान चाहिए। तीसरा आपको क्या चाहिए बच्चे? तो यहाँ पर ठीक है, उचित तापमान आ गया, ठीक है, उसके बाद पानी आ गया और ऑक्सीजन चाहिए बच्चे। अंकुरण के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए होगा, है ना। तो इतना चीज आपको चाहिए। कौन कौन? तो जल, तापमान और ऑक्सीजन। जल, तापमान और ऑक्सीजन, इतनी चीजें आपको चाहिए। किसके अंकुरण के लिए? तो आपको बीजों के अंकुरण के लिए। तो देखिए, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ये 3 चीज चाहिए बच्चे। अगर ये इतना नहीं देते हैं तो बीज का अंकुरण संभव नहीं। बच्चे मिट्टी अंकुरण के लिए नहीं चाहिए, है ना, मिट्टी आवश्यक नहीं है ना। तो उचित तापमान, ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। अगली बात करते हैं बच्चे, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन होता है? यहां देखिए, एब्सिसिक अम्ल जो है ये ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में, याद रखना बच्चे, ठोस होगा, ठोस अवस्था में। और ये काम क्या करता है? तो यह सुसुप्तावस्था उत्पन्न करता है बच्चे। सुसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी लाता है, ये सुसुप्तावस्था लाता है, सुसुप्तावस्था लाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, लाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एथिलीन ये गैसीय हार्मोन होता है बच्चे, गैसियस हार्मोन होता है। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन है? तो इथिलीन है। और ये क्या करता है? तो बच्चे प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से फल पकाता है बच्चे, प्राकृतिक रूप से फल पकाता है, फल पकाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, फल पकाता है। और जिब्रेलिन ये ठोस अवस्था में होता है बच्चे, ये भी ठोस अवस्था में होता है। और इसका काम क्या होता है? तो ड्वार्फ अगर है, बोना अगर है, तो उसको लंबा कर देगा, लंबा करता है। बोना को लंबा करता है, ड्वार्फ को लंबा करता है ना। बोना को लंबा करने में कौन आवश्यक? तो जिब्रेलिन। बच्चे जितना भी है, ठीक है, सब ठोस अवस्था में होगा। केवल इथिलीन जो है वो क्या होगा? आपको इथिलीन जो है यही आपका गैसीय अवस्था में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपने भोजन वनस्पति घी। बच्चे वनस्पति घी में क्या होता है? ध्यान देना है भाई मेरे, वनस्पति घी में क्या होता है? तो वनस्पति घी में पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात क्या? तो कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाएगा, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ध्यान में रखना है, वनस्पति में क्या होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ये हो गया। और अगर ये होता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो इसमें क्या होगा? तो ओमेगा 6, याद रखना, ओमेगा 6 की मात्रा या ओमेगा 3 की मात्रा क्या होगी? तो अधिक होगी, है ना, अधिक होती है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ओमेगा 6 या ओमेगा 3 की मात्रा अधिक होगी, जो हृदय के लिए बहुत लाभदायक है बच्चे। हृदय के लिए अति लाभदायक, हृदय के लिए अति लाभदायक होता है, अति लाभदायक, है ना। तो याद रखना बच्चे कि वनस्पति तेल में या वनस्पति घी में क्या क्या बातें होगी बच्चे? वनस्पति तेल की, तो क्या बच्चे चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा वनस्पति तेल की बात करें बच्चे। वनस्पति तेल में क्या होता है? तो आपको
ठीक है, ये इतनी चीजें होती हैं बच्चे। क्या क्या होगा, तो पहला तो कार्बन, ठीक है, का डबल बॉन्ड होगा, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की मात्रा अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा, ये हृदय के लिए अति लाभदायक होगा। इसीलिए उसको कहा जाता है कि आप जो है वनस्पति तेल खाइए, यानी तेल में असंतृप्त वसाएं अधिक होती हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा बच्चे, तो ये वाला होगा। तेल का संग्रह आसान है, गलत बात है बच्चे। तेल किसको कहते हैं, व्हाट इज ऑयल, ऑयल किसको कहते हैं बच्चे, तो जो 20 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखें 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहेगा उसे आप तेल कहते हैं, ऑयल कहते हैं, है ना। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर जो, ठीक है, द्रव अवस्था में रहता है उसे तेल कहते हैं, और ठोस अवस्था में होगा तो उसे घी कहते हैं। अगली बात कीजिए, एक ग्लास पानी में कितने कैलोरी होते हैं, तो बच्चे ग्लास पानी है, पानी जनरली क्या होता है, तो पानी जो है यौगिक है, H2O है बच्चे। पानी क्या करता है, तो पानी जो है, ठीक है, आपको सर्वात्रिक विलायक है, याद रखिएगा, सर्वात्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बच्चे। ये विलायक का काम करता है, सर्वात्रिक विलायक है, और इसमें कैलोरीफिक जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, शून्य होता है ना। अगली बात करते हैं बच्चे, यानी कैलोरी मान नहीं होता। कैलोरी कौन देता है बच्चे, कैलोरी 2 ही चीज देगा, ठीक है, कौन कौन देगा, तो कैलोरी जो है, कैलोरीफिक, कैलोरी कौन देता है, तो कैलोरी 2 ही चीज देता है, एक तो देगा कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा। याद रखना बच्चे, कैलोरी यानी ऊर्जा कौन देता है, तो 2 ही देता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, फैट आपको क्या करता है, ऊर्जा देता है। कैलोरी कौन देता है बच्चे, तो कैलोरी देने का काम करता है, एकदम याद रखिएगा, कैलोरी कौन देगा, 2 ही देगा, पहला कार्बोहाइड्रेट दूसरा वसा। देखिए प्रोटीन भी ऊर्जा दे सकता है, लेकिन प्रोटीन आपको जब आपका शरीर मरने लगता है तब ऊर्जा देता है। अगली बात करते बच्चे, ये देखिए चल रहा है क्लास आपका मैथ का, तो देखिए उसको, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है, ये देखिए उत्पादक करता है, क्योंकि उत्पादक जो है ना बच्चे, ठीक है, प्रोड्यूसर, याद रखिएगा, उत्पादक, प्रोड्यूसर बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर। ये क्या करता है, तो बच्चे ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर क्या है, तो ये जल है बच्चे, है ना। ये देखिए, ठीक है, कौन सा घटक है बच्चे, तो ये है अजैविक घटक, ये अजैविक घटक है, याद रखना है, अजैविक घटक है। अब देखिए ये आ गया कौन, तो सूर्य प्रकाश आ गया, सूर्य प्रकाश, है ना, ये भी अजैविक घटक है बच्चे, सूर्य प्रकाश ये आ गया, और यहां क्लोरोफिल आ गया, याद रखिए। अब ये क्या है, ये आपको जैविक घटक है, क्लोरोफिल, ये जैविक घटक है बच्चे, जैविक घटक, ध्यान देना है, जैविक घटक के बीच क्या हुआ, मध्यस्थ का काम किया, और आपको, ठीक है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6 का निर्माण किया बच्चे, स्थिर किया। यानी ये क्लोरोफिल कहां पर होगा, तो उत्पादक में ही होगा, प्रोड्यूसर में ही होगा बच्चे। और इसी के कारण उत्पादक क्या होता है, तो स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं बच्चे। तो उत्पादक ही जैविक और अजैविक, यहां देखिए ये कौन सा घटक है, CO2 और H2O, ये अजैविक घटक है। और बच्चे आपको जैविक और अजैविक घटक के बीच में कौन काम करेगा, तो उत्पादक काम करता है, क्योंकि उत्पादक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल ही, ठीक है, आपको जैविक घटक है, और CO2 प्लस H2O आपको अजैविक घटक है। इसको एस्टैब्लिश करके ये ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है बच्चे, और ठीक है, इसी प्रक्रिया में आपको ऑक्सीजन मुक्त होता है, और ये ऑक्सीजन किसके, तो जल के अपघटन से प्राप्त होता है। तो ये बातें याद रखना है। अपघटक कौन होता है, तो जीवाणु और कवक, याद रखिए, जीवाणु और कवक को आप क्या कहते हैं, तो अपघटक की श्रेणी में रखते हैं। अगली बात करते हैं बच्चे, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहां मिलती हैं, तो मिलती हैं बच्चे, कहां मिलेगा बच्चे, तो ये मिलता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए सीएनएस से 2 तरह के नर्व्स निकलते हैं, कौन कौन, तो एक क्रेनियल नर्व्स, याद रखना बच्चे, क्रेनियल नर्व्स निकलता है, और दूसरा क्या निकलता है बच्चे, तो ये निकलता है, ठीक है, आपको सेंसरी नर्व्स निकलता है, सेंसरी नर्व्स आपको निकलेगा, जो आपके पूरे शरीर में, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को, ये देखिए क्रेनियल नर्व्स जो है, सेंसरी नर्व्स जो है, आपके शरीर से इंफॉर्मेशन कहां ले जाएगा, तो ब्रेन तक, शरीर से, ठीक है, आपको सूचना पहुंचाता है कहां बच्चे, तो सूचना ब्रेन तक, ब्रेन सीएनएस को पहुंचाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाएगा बच्चे, ब्रेन तक। और दूसरा आपको क्या होता है बच्चे, तो दूसरा आपका है क्रेनियल नर्व्स, ये क्या करेगा, तो बच्चे ये ब्रेन से सूचना लेके जाएगा, ब्रेन से कहां, ब्रेन से शरीर के अंगों तक सूचना ले जाता है, शरीर के अंगों तक सूचना ले जाने का काम करेगा, अंगों तक सूचना ले जाता है। तो ध्यान में रखना है कि आपको आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहां होती हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है बच्चे। और यकृत ये विषहारी का काम करता है,
विषहारी का काम करेगा, विषहारी का कार्य करेगा। और बच्चे आपको पता है, बार बार हम बताते हैं कि ये पित्त रस का भी उत्पादन करता है, पित्त रस का उत्पादन करेगा, ठीक है। यह बहुत सारा काम करता है बच्चे, पित्त रस का उत्पादन करेगा और बहुत सारा काम करता है, ठीक है। 100 से भी अधिक कार्य ये करता है। यह जो है, ठीक है, आपको हिपेरिन का उत्पादन करता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। यह जो है बच्चे, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का उत्पादन करेगा, है ना, जो आपको शरीर के बाहर रक्त को जमने में सहायक होता है। यह जो है बच्चे बिलिरुबिन का उत्पादन करता है, ठीक है, बिलिवार्डिन और बिलिरुबिन का उत्पादन करता है, यानी बहुत सारे काम आपको यकृत करता है बच्चे। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह अल्कोहल को विषहरित कर देता है, ध्यान में रखिएगा, यानी विषहारी का भी कार्य ये करता है। और हृदय बच्चे, तो हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंपिंग करने का काम करता है। चलिए अगली बात करते हैं। कारण मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो बच्चे, तो आपको पता है कि ये जो है स्पर्म जो है जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो आपको ये पहुंचा कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है बच्चे। और यहीं पर आपको फैलोपियन ट्यूब में ही ओभा को ये हिट करता है बच्चे, ओभा को हिट करेगा ये स्पर्म। और आपको अब क्या होगा? तो अब बना लेगा क्या बच्चे? तो जायगोट का निर्माण करता है, ठीक है, जायगोट यानी युग्मनस का निर्माण करेगा, युग्मनस का निर्माण करता है। ये देखिए स्पर्म हो गया शुक्राणु, है ना, शुक्राणु हो गया बच्चे, है ना, किसमें? तो बच्चे फैलोपियन ट्यूब में, यानी डिंब वाहिनी नली में निषेचन होता है ना। यहां पर उभा बना लिया, युग्मनस का निर्माण कर लिया। और ये युग्मनस जो है आपको अगले 7 दिन में, 7 डेज में यह बना लेता है किसका निर्माण बच्चे? भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो ये पूरी प्रक्रियाएं होती है बच्चे, यानी आपको डिंब वाहिनी नली में आपको क्या होगा? तो बच्चे शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, ध्यान में रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिंब वाहिनी नली में। और बच्चे जब मां के गर्भ में पहुंच गया बच्चा तो वहां क्या होता है? प्लेसेंटा, ये देखिए गर्भाशय है, गर्भाशय या यूट्रस में पहुंच गया बच्चा तो यहां पर क्या होता है? प्लेसेंटा द्वारा ये भ्रूण क्या हो जाता है? मां से जुड़ जाता है और प्लेसेंटा ही मां के गर्भ से जो बच्चा को पोषण प्रदान करता है और जितना भी उत्सर्जन है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगली बात करते बच्चे, जैनिको प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो बच्चे आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने का यह तकनीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आनुवांशिक रोग, मान लीजिए किसी व्यक्ति को या किसी बच्चा को क्या हो रहा है? तो डाउन सिंड्रोम, ध्यान दीजिए बच्चे, डाउन सिंड्रोम है ना, या होने वाला है बच्चे, अभी गर्भ, ठीक है, गर्भ धारण ही हुआ, भ्रूण गर्भ में पहुंचा ही है, डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है ना, या टर्नर सिंड्रोम होने की संभावना है, टर्नर्स सिंड्रोम बच्चे, टर्नर सिंड्रोम होने की संभावना है, या कोई भी आनुवांशिक रोग जैसे वर्णांधता होगा, हेमोफीलिया होगा, ये होने की संभावना अगर है बच्चे, है ना, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब होने की संभावना अगर है तो इसका पूर्व सूचना बच्चे, हीमोफीलिया होने की संभावना है ना, तो ये सब का पूर्व सूचना अगर प्राप्त कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं क्या बच्चे? आनुवांशिक रोग है ये सारे, है ना, इसको बोलते हैं जैनिको प्रौद्योगिकी, जेनेरिको प्रौद्योगिकी बोलते हैं बच्चे, जैनिको प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए एड्स से बचने की रक्षा पद्धति बच्चे, एड्स से बचने का रक्षा पद्धति, ठीक है, जनरली आज के समय में ये एड्स से बचने का जो तकनीक है वो केवल बचाव विधि है बच्चे, बचाव के द्वारा ही एड्स से बचा जा सकता है। और बच्चे एड्स जो है यह एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है और यह रेट्रो वायरस के कारण होता है। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि एचआईवी वायरस या रेट्रो वायरस के कारण यह रोग होता है। और ये कौन सा वायरस है बच्चे? तो ये आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस की वजह से आपको क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, आपको एड्स रोग होता है। खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि ये नहीं है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक ये है कि रोग होने वाला है या क्या होगा या नहीं होगा इसको पता करने के लिए, जिसमें हमने कहा डाउन सिंड्रोम ये बच्चे, उसमें 21वां गुणसूत्र जो है एक संख्या बढ़ जाती है, टर्नर सिंड्रोम जिसमें 45 गुणसूत्र होता है, वर्णांधता यानी लाल हरा रंग दृष्टि प्रभावित होती है, हिमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं जमता, इसका पता लगाने का ये तकनीक है। अगली बात करते बच्चे, पायरेला किस फसल की, ठीक है, आपको क्या है? कीट है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा पायरेला जो है यह आपको गन्ना, याद रखिए बच्चे, किसका? तो गन्ना का कीट है बच्चे, किसका कीट है? तो गन्ने फसल में ये सबसे ज्यादा कीट होता है। इसको क्या कहते हैं बच्चे? तो इसको माहू कीट भी कहते हैं, याद रखना है, माहू कहते हैं। इसमें सड़न उत्पन्न करेगा बच्चे, सड़न उत्पन्न करता है। ये जनरली क्या करता है कि सड़न उत्पन्न करता है। और ये जनरली क्या करेगा? तो बच्चे ये जनरली जो है आपको
पत्ती को काला कर देता है। यानी आपको जो शुगर केन का जो पत्ती है, ठीक है, उसको क्या करेगा, गन्ना का जो पत्ती है उसको धीरे 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 ब्राउन कर देता है बच्चे, और प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होती है। तो ये सड़न, गन्ना में सड़न रोग उत्पन्न करता है। गेहूं में आपको पता होगा बच्चे, मैं बार बार बताता रहता हूं कि गेहूं में, ठीक है, आपको एक रोग होता है जिसको बोलते हैं, जिसको बोलेंगे बच्चे कौन सा, तो जनरली पायरिला रोग गेहूं में नहीं होता है, इसको बोलते हैं टुंडा रोग। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा टुंडा रोग होता है किसमें, तो आपके गेहूं में होता है, जिसमें आपका बाली ही सूख जाता है। ये याद रखिएगा बच्चे। चावल जो है, चावल राइस जो है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे रोग होते हैं जनरली, ठीक है। आपके चावल में ध्यान में रखिए बच्चे, चावल में जो है ये रोग जो होता है एक, ठीक है, इसमें आपको सबसे ज्यादा रोग होता है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग होता है जिसमें आपको क्या होगा कि बाली जो है वो काला पड़ जाता है बच्चे। कवक जनित रोग होता है, ध्यान में रखिए, कवक जनित रोग होता है किसमें, तो सबसे अधिक चावल में होता है बच्चे, चावल में। और गेहूं की बात अगर करेंगे तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्राइटिकम एस्टिवम है। ट्राइटिकम एस्टिवम कहते हैं बच्चे, ट्राइटिकम एस्टिवम कहा जाता है इसको, एस्टिवम कहते हैं, है ना। और ये याद रखना है, एस्टिवम बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चावल जो है इसका नाम क्या है, तो बच्चे इसका ओराइजा सेटिवा है, ओराइजा सेटिवा। और सेकेरम ऑफिसिनेरम ये गन्ना का नाम हो गया बच्चे, सेकेरम ऑफिसिनेरम नाम होता है। और इसमें ही आपको पायरिला रोग होता है, जिसमें मैंने क्या कहा कि पत्तियों पर क्या होगा कि ब्राउन कलर हो आ जाता है और धीरे धीरे पत्तियां को खा जाएगा। अगली बात करते हैं बच्चे, कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा में बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। बच्चे आपको पता होगा कि जो भी तेल होगा, है ना, उसमें मात्रा को बढ़ाने के लिए ध्यान में रखिएगा, सरसों या कोई भी तेल का पौधा, सरसों या तेलीय पादप जो भी होगा, तेलीय पादप बच्चे, उसमें क्या होगा, तो आपको सल्फर जो है यही क्या करता है कि ऑयल के अमाउंट को बढ़ाता, ऑयल की मात्रा बढ़ाता है ना। कौन बच्चे, तो सल्फर ऑयल की मात्रा बढ़ाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा सल्फर। बच्चे जिंक जो है ये क्या काम करता है, तो जिंक जो है, ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि जिंक जो है शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है। शीर्ष वृद्धि यानी आपको जो उसका जो छोर ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी शीर्ष जो बढ़ेगा उसके वृद्धि में ये सहायक होगा। कौन, तो आपका ये वाला, चल ये ध्यान में रखिएगा। और आपको कैल्शियम जो है ये बच्चे दाने को पुष्ट करता है, ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम जो है दाने को पुष्ट करता है, दाने को, यानी अनाज वाले फसल में दाने को क्या करेगा, पुष्ट करता है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखिए क्या है, जल स्रोतों में जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। बच्चे जल स्रोत में क्या होगा, ठीक है, जल के भौतिक और रासायनिक गुण का परिवर्तन किसकी वजह से होता है, तो बच्चे बाहर से उसमें कोई पदार्थ मिल गया, जनरली नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स, ध्यान में रखिएगा, नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स अगर मिल गया वाह्य स्रोत से बच्चे, फॉस्फेट, ध्यान में रखिए बच्चे, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। अगर जल में क्या मिल गया, जल स्रोतों में, जल में, ठीक है, आपको नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स अगर मिल गया तो इसको बोलते हैं बहिस्रावी, इफ्लुएंस बोलते हैं बच्चे। और ये क्या करेगा, तो जल में पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ा देगा, जल में पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ा देगा बच्चे, पोषक पदार्थ बढ़ा देगा, पदार्थ बढ़ा देता, और जल जीवों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ा देता है ना। ध्यान में रखिए बच्चे, ये जल जीवों की संख्या को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और आपको क्या होगा, जल में पोषक पदार्थ बढ़ा देता है। फिर मैंने कहा कि जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि हो गई, जलीय जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जीवों की संख्या बढ़ती है बच्चे। जैसे ही संख्या बढ़ेगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाएगी। और बच्चे इस घटना को क्या कहते हैं, बच्चे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और जल आपको प्रदूषित हो गया, यूट्रोफिकेशन कहते हैं बच्चे, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है ना, या यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो क्या कहा मैंने कि यदि जलीय स्रोत में किसी न किसी प्रकार से बहिस्रावी के रूप में नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स आकर के मिल जाता है तो जल में पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जलीय जीवों की संख्या बढ़ती है। और इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। कौन सा कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं बच्चे, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, है ना। आपको सवाल अचानक संख्या में बढ़ गया तो बहिस्रावी, ठीक है, बहिस्रावी बच्चे, है ना। जलीय कवक जो है ये नहीं होगा बच्चे, है ना, जलीय कवक नहीं होगा, ठीक है। कवक जो है वो क्या होता है बच्चे, तो कवक परजीवी, मृतोपजीवी या आपको अपघटक के रूप में कार्य करता है, या जितना भी आपको वहां पर पोषक पदार्थ उसको अपघटित करने का काम करेगा।
अगली बात करते बच्चे, ध्यान दें, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक को समांतर क्रम में, बच्चे 1/rp बराबर क्या होता है, तो आपको पता है 1/r, अब प्लस क्या 1/r प्लस क्या डैश डैश डैश, क्या हो जाएगा बच्चे n/r, और ये क्या हो जाएगा, तो बच्चे rp बराबर हो जाएगा, ठीक है, r/n, है ना। ये देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घट जाता है, और यही अगर सीरीज क्रम होता तो क्या होता बच्चे, तो nr हो जाता है। और अगर ठीक है rp आप बोलते हैं RS बटे, ठीक है, RP कर लेते, तब क्या होता बच्चे, समान ठीक है, आपको प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते और समांतर क्रम में जोड़ते तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, n² हो जाता है। तो ये सब रेगुलर वे में क्वेश्चन पूछता है बच्चे, ये सब आसान प्रश्न है ना। तो क्या कीजिए, r/n, तो 4 है तो 4 है, 4 प्रतिरोधक है तो 4 बटे क्या होगा, n हो जाएगा, 4 बटे क्या होगा, n होगा, 4 ओम प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध r हो गया, n चालक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर बच्चे, है ना। तो ये 4 ठो कर लेते, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर बनाते हैं। समांतर क्रम जैसे ही हो तो कुल प्रतिरोध कितना, तो बच्चे 4 ओम है ना, और कितना चालक है, तो n है, तो n है तो 4/n हो गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर अगर दोनों का अनुपात रहता तो क्या करते, तो n² कर देते। चलिए अच्छी बात है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिए, अच्छे से खूब मेहनत कीजिए। यूटिफिकेशन कहते हैं, हाँ बच्चे, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है। और बच्चे कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, यकीन मानिए कि आपकी सफलता में शशांक सर का जरूर योगदान होगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।